हेलो दोस्तों। अब हम हमारा अध्याय 3 जो है मिक्सर और गीजर की मरम्मत और रखरखाव वो वाला हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है और सोशल इक्विपमेंट मतलब बिल्कुल आपने जैसे घरों में हम मिक्सर यूज़ करते हैं, गीजर यूज़ करते हैं, तो ये अपन को इतना नॉलेज तो हमको होता है कि साफ़ कैसे करना है, कहाँ पे रखना है, इतना नॉलेज अपन को होता है, वही इसमें दे रखा है। और वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें ना सारा बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें अधिकतर डायग्राम ही डायग्राम यानी अधिकतर इसमें चित्र है, जिसके माध्यम से समझना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। और मेरे को वीडियो बनाने का मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जो हनुमान है उसकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई कि उसने बोला कि यार वीडियो बनाते, तो मैंने उसकी डिमांड पे बनाई है। और यूट्यूब पे मैंने इसलिए डाली इस वीडियो को क्योंकि अगर मैं व्हाट्सएप पे डालता तो आपका भी डेटा ज़्यादा खत्म होता, मेरा भी ज़्यादा खत्म होता, इसलिए मैंने यूट्यूब पे डाल दी। ठीक है। तो जैसे आप सभी भी देख पाओगे और डेटा भी आपका ज़्यादा खत्म नहीं होगा। ठीक है। तो अब हमारे इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय से शुरू करेंगे। परिचय शुरू करेंगे। एक दिन सीता रसोई में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसकी माँ ने उसे जूसर चलाने के लिए कहा। सीता ने जार में फल भरना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने जूसर चलाना शुरू किया वह अचानक बंद हो गया। फिर उसकी माँ ने बटन को दबाने के लिए कहा, जो कि जूसर की बेस से यूनिट के निचले हिस्से में है। उसकी माँ ने उसे ओल्ड और प्रोटेक्शन के बारे में बताया, जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है। इस घटना से उसे जूसर और मिक्सर के आंतरिक भागों के बारे में उत्सुकता पैदा हुई। इस अध्याय में हम मिक्सर, जूसर और विभिन्न परीक्षण के विभिन्न भागों को समझेंगे, जो कि खराबियों का पता लगाने के लिए ये कर सकते हैं और उन्हें पुनः असेंबल कर सकते हैं। उन्हें देखो उनके बाद खराबियों के बारे में भी अपने पता लगाएंगे और उसके पार्ट्स के बारे में पता लगाएंगे और उनको कैसे असेंबल करना है, कैसे खोलना है, उनके बाद सबके बारे में पता लगाएंगे। देखो ये लड़की है और यहाँ पे इसकी माँ ने बताया कि इसके नीचे एक ऑल पी बटन यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये देखो ये रहा ओवरलोड प्रोटेक्शन है ना, ये वाला याद रखना। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन अपने मिक्सी के अंदर, मिक्सी के नीचे जो हाउसिंग होती है यानी मिक्सी के नीचे जो ब्लैक कलर की प्लेट होती है ना, उस पर एक बटन लगा होता है रेड कलर का, उसे ओवरलोड प्रोटेक्शन कहते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच कहते हैं। ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर। अब मिक्सर ग्राइंडर के बारे में पढ़ते हैं। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। घर में विभिन्न विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे जूसर, मिक्सर ग्राइंडर का गीजर का उपयोग किया जाता है। मिक्सर ग्राइंडर एक उपयोगी घरेलू उपकरण है जो आमतौर पर रसोई में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग भोजन, आटा, तरल और बहुत कुछ मिश्रण बनाने और पीसने के लिए किया जाता है। मिश्रण बनाने, गीली चीजें पीसने और सूखे सामान पीसने के लिए विभिन्न प्रकार के जार उपयोग किए जाते हैं। इसमें एक बाउल में खाने पीने के पदार्थ को मिलाने के लिए बीटर के एक सेट को घुमाने के लिए गियर का उपयोग किया जाता है। उच्च गति वाले स्पिनिंग ब्लेड से मिश्रण करते समय सामग्री को पीसा जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला घरेलू मिक्सर ग्राइंडर 3.2 चित्र 3.2 में दिखाया गया है। आगे देखते हैं कौन सा मिक्सर। देखो ये मिक्सर यहाँ पे दिखाया गया है। इसको लीड कहते हैं, लीड नहीं कहते, इसको लीड कहते हैं। ठीक है। ये जार है और ये बेस यूनिट है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। मिक्सर के प्रकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिक्सर के प्रकार क्या है, उनके उपयोग के आधार पर कई प्रकार के मिक्सर होते हैं जिनकी चर्चा निम्न प्रकार से की जाती है। स्टैंड मिक्सर। स्टैंड मिक्सर है सबसे पहला। तो इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री को मिलाने के लिए विस्क, बीटर और डो हुक जैसे अटैचमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखो विस्क होता है, बीटर होता है, इसको विस्क कहते हैं, और जो ये नीचे वाला इसको बीटर कहते हैं, और डो हुक जो ये वाला आगे वाला है इसको डो हुक कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हैंड मिक्सर क्या होता है, ये हैंड होल्ड मिक्सिंग डिवाइस है। जो इसको हैंड होल्ड यानी हाथ में होल्ड कर सकते हैं, यानी हाथ से इसको पकड़कर हम किसी भी चीज को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। ये ऐसा डिवाइस होता है। इससे एक बंद मोटर पर एक हैंडल लगाया गया है, एक बंद इस मोटर के ऊपर एक हैंडल लगाया गया है। ठीक है। जो बीटर को चलाता है, बीटर यानी जो अंदर के जो जिसका जो वो लगा हुआ है ना ब्लेड, उसको ये चलाता है। ठीक है। एक हैंड मिक्सर चित्र 3.3 बी में दिखाया गया है। देखो ये चित्र 3.3 में ये दिखाया गया है कि ये हैंड मिक्सर, ऐसा हैंड मिक्सर होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। अबे सर्वाइवल स्पाइरल मिक्सर, सॉरी स्पाइरल मिक्सर। इसमें क्या होता है, इससे एक स्थिर स्पाइरल आकार की स्थिर और घूमने वाला बाउल होता है। इसमें क्या होता है, स्पाइरल आकार की, देखो ये स्पाइरल आकार की क्या होती है, स्थिर होती है, इसको स्थिर कहते हैं। ठीक है। और घूमने वाला बाउल, जो ये बाउल रखा हुआ ना, ये घूमने वाला होता है। ठीक है। ये है हमारे स्पाइरल मिक्सर। स्पाइरल मिक्सर क्योंकि इसमें स्थिर स्पाइरल होती है और स्थिर स्पाइरल इसमें होती है। ठीक है। अब प्लेनेटरी मिक्सर क्या होती है, इसमें एक स्थिर बाउल और घूमने वाला एक एग्रीगेटर होता है। इसमें क्या होता है, एक स्थिर बाउल, इसमें बाउल तो स्थिर रहता है लेकिन घूमने वाला एग्रीगेटर होता है। देखो ये यहाँ पे जो बाउल लगा हुआ ना, ये व्हाइट कलर का, ये बाउल तो स्थिर रहता है लेकिन जो अंदर के जो डाल रखा है ना, इसमें जो रोल डाल रखी है और आगे उसको ब्लेड लगी है, वो घूमता है। ठीक है। इसमें जो मिश्रण को मिश्रित करता है, ये मिश्रण को मिश्रित करता है। एक सामान्य प्लेटरी मिक्सर चित्र ये दिखाया गया है। ठीक है। डो आटा मिक्सर। डो आटा मिक्सर क्या है, इसका उपयोग आटे के मिश्रण के लिए बड़ी मात्रा में आटे का पोस्ट, अब मैं आपको सही से बताऊं, इसका उपयोग आटे के मिश्रण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में आटे का पोस्ट बनाने के लिए भी किया जाता है। एक विशिष्ट आटा मिक्सर चित्र दिए, देखो ये विशिष्ट आटा मिक्सर इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे जो ये इसकी रोड लगी हुई है और इसके अंदर हम आटा डालते हैं और थोड़ा सा पानी डालते हैं, तो इसमें आटा इसमें मतलब इसका डो बना देता है ये। ठीक है। ये वापस से वो कभी आ गया है। चलो आगे ले लेते हैं। स्पाइरल मिक्सर ये भी वापस वो कभी आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब क्या सौंपे गए कार्य, जो हमको ये कार्य सौंप रहे हैं कि वो क्या क्या कार्य है। ठीक है। अलग अलग मिक्सर को पहचाने और नाम दे, अलग अलग मिक्सर को पहचानते हैं। तो ये क्या है, हमारा डो मिक्सर है। ठीक है। ये हैंड मिक्सर है और ये स्पाइरल मिक्सर है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिक्सर के पुर्जे। मिक्सर के पुर्जे के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सर ग्राइंडर के विभिन्न भागों को निम्नानुसार चित्रित किया गया है। अब मिक्सर के पुर्जे है ना, जो हम देखेंगे, मैंने नंबर डाल रखा है यहाँ पे। जैसे पहला पुर्जा क्या है, ढक्कन, ये इसका ढक्कन होता है। ठीक है। और कवरिंग, जार का कवरिंग है, जार को कवर करता है और प्लास्टिक का होता है। ठीक है। अब जार क्या होता है, लिक्विडाइंग जार और ड्राई जार, ये दो प्रकार के जार होते हैं। एक जो कंटेनर होते हैं जिसके अंदर अपन सामान रखकर पीसते हैं ना, एक तो लिक्विडाइजिंग जार। लिक्विडाइजिंग जार इसमें लिक्विड जैसे तरल पदार्थ पीसे जाते हैं, जैसे आम का जूस, आम को पीसते हैं, टमाटर पीसते हैं, ऐसे है ना। और ड्राई जार में क्या है, सूखे सामान पीसते हैं, जैसे बादाम, ऐसे काजू, ऐसे हम ड्राई सामान इसमें पीसते हैं। ठीक है। लिक्विड फजाइंग जार, तरल पदार्थ और कच्चे माल और तरल पदार्थ इसमें पीसते हैं। फलों का रस निकालने के लिए भी इसको काम में लेते हैं। ठीक है। सूखा कच्चा सामान। अब ड्राई ड्राई ग्राइंडिंग मिक्सर जार में क्या होता है, ड्राई ग्राइंडिंग जार में इसमें क्या होता है कि सूखा कच्चा सामान इसमें पीसा जाता है, जैसे मसाले। ठीक है।
ब्लेड। अब हम तीसरे पे आगे, पहले हमने पढ़ा ढक्कन, फिर पढ़ा जार, अब पढ़ रहे ब्लेड, ठीक है। तो अब देखो, ब्लेड आमतौर पर एक तेज किनारों के साथ स्टील से बने होते हैं। इनका उपयोग कच्चे माल को कुचलने के लिए किया जाता है। इन्हें जार के तल पर फिट किया जाता है। ब्लेड एक स्क्रू की मदद से जार के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। स्क्रू की मदद से जार के साथ जुड़े होते हैं, अंदर जुड़े होते हैं उसके अपने, वे अपने खड़े अक्ष पर घूमते हैं, मतलब वही के वही घूमते हुए, बस स्क्रू से टाइट हो रखे तो वही के वही घूमते हैं, ठीक है, खड़े अक्ष पर ये घूमते हैं। बेस यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक मोटर ब्लेड को जार के अंदर घुमाने में मदद करती है। जो बेस यूनिट होती है ना, उसके अंदर मोटर होती है, तो वो ब्लेड से कनेक्ट होती है, तो वो उसको घुमाने में मदद करती है। ये ब्लेड ड्राई पीस ब्लेड और वेट पीस ब्लेड। अब ब्लेड दो प्रकार की होती है, एक ड्राई पीस ब्लेड है ना, और एक वेट पीस ब्लेड। जैसे जार दो प्रकार के होते हैं, ब्लेड भी दो प्रकार की होगी, ठीक है। ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड क्या होती है, इसमें सूखा पीसा जाता है और सूखे कच्चे माल को इसमें पीसा जाता है, जैसे मसाला, अनाज आदि, ठीक है। और वेट ग्राइंडिंग ब्लेड में क्या होता है, लिक्विडाइंग जार के साथ आती है और ये इसमें लस्सी, फलों का रस ऐसा इसमें निकाला जाता है, ठीक। तो आगे चलते हैं। बेस यूनिट है। बेस यूनिट क्या होती है, हमने चौथा जो हमारी जो है मेन चीज वो क्या है, बेस यूनिट है। तो इसकी असेंबली है, ये एक असेंबली है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई है। प्लास्टिक का फाइबर बॉडी है, इसकी बाहर जो बॉडी है प्लास्टिक या फाइबर की बॉडी होती है। इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इसमें ओवरलोड स्विच होता है और पावर कोड होती है, देखो इसको पावर कोर कहते हैं, ठीक है। और इन इट इलेक्ट्रिक मोटर इज हियर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होती है और एट डाउन ओवरलोड स्विच इज हियर, इसके नीचे ओवरलोड यानी ओएलपी, उसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ओएलपी, यानी ओ मतलब ओवर और एलपी मतलब लोड और पी मतलब प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है, ठीक है। नीचे की दिए गए तालिका में मिक्सर के विभिन्न हिस्सों को पहचाने और नाम दे। तो ये तो हमारे जार है और ये हमारे बेस यूनिट है और ये हमारे ब्लेड है, ठीक है। जांच के बिंदु, सभी उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए, सभी भाग मौजूद है, ठीक है, और खराबी तो नहीं है। और जार, लीड, ब्लेड गर्म पानी से धोए, ठीक है, उनको पहले गर्म पानी से धो ले, फिर मुलायम कपड़े से साफ कर ले। सुनिश्चित करें कि मोटर साफ्ट स्वतंत्र रूप से आसानी से घूमता है, अगर नहीं घूमेगा तो फिर मोटर जल जाएगी मिक्सी की, ठीक है। सुनिश्चित करें कि साफ्ट स्वतंत्र रूप से और आसानी से घूमता है। साफ्ट मतलब जो हमारे मिक्सर के जो ऊपर जो मतलब एक गेयर टाइप लगा होता है ना, उसको हम साफ्ट कहते हैं, ठीक है। उसको एक बार अपने हाथों से घुमा के देखना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ठीक। अब उपयोग, अब इसका मिक्सर का उपयोग कैसे करना है ये भी हमको इसमें बता रखा है, बहुत इजी बताते हैं इसमें, ठीक है। ये जार है और आकार का चयन, अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे सामान के सबसे जार का आकार का चयन करना है। जैसे बड़ा ज़्यादा पीसना है तो बड़ा जार लेना है, तरल पीसना है तो ड्राई जार लेना है, सॉरी तरल पीसना है तो लिक्विफाइडिंग जार लेना है, और अगर ड्राई पीसना है तो हम ड्राई जार लेंगे, ठीक है। ऐसे पहले सबसे पहले हमको जार लेना है, ठीक है। तो इसमें सामग्री भरनी है, फिर क्या करें, ढक्कन बंद कर देना है, ठीक है। ढक्कन बंद कर दिया, आप चित्र के माध्यम से भी देखते जाना। बेस यूनिट पर रखेंगे, फिर बेस यूनिट पर रखा तो फिर इसे लॉक करने के लिए घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यानी घड़ी यानी क्लॉकवाइज इसको इधर घुमाएंगे, ठीक है। इधर घुमाया, पावर कोड को सॉकेट में, पावर कोड जो ये पिन होती है ना, इसको पावर कोड कहते हैं, ठीक है। इसको सॉकेट में, इसको सॉकेट कहते हैं, तो इसको सॉकेट में लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। चालू करने से पहले जार के ढक्कन पर अपने हाथ से दबाव, इसका जार के ढक्कन से अपने हाथ से दबाव डालेंगे ताकि ज़्यादा प्रेशर इसमें अगर बन जाए तो ये बाहर ना निकले, ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमेशा करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है। चालू करने के लिए रेगुलेटर को घुमाया, इसको चालू करने के लिए देखो ये रेगुलेटर को इसको घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाए, घुमाकर गति बढ़ाए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम इसको, अगर इधर घुमाएंगे, अगर इसको इधर घुमाएंगे तो इसकी गति बढ़ेगी, ठीक है। और इधर घुमाएंगे तो केवल ये एक बार घुमेगा जो जीरो पर चला जाएगा। कुछ सेकंड के बाद मोटर की गति धीरे धीरे कम करके मोटर को बंद कर दे, और इसे समय रेगुलेटर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। अब इसका रोटेशन बंद करना है हमारे को, तो अब इसको क्या करना है, हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। अब ये बंद हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सामान्य ज्ञान है जो हम सबको पता रहता है वैसे तो। अब देखो, ऑटो ओवरलोड रक्षक यानी ओएलपी, ओएलपी का मतलब क्या होता है, देखो ऊपर लिख रखा है मैंने, ओवरलोड प्रोटेक्टर, ओवरलोड प्रोटेक्टर, ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, ठीक है। ओवरलोड प्रोटेक्टर मिक्सर या ग्राइंडर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये मिक्सर ग्राइंडर को जार पर ओवरलोड होने से बचाते हैं। ओवरलोड होने की स्थिति में ओएलपी ट्रिप हो जाता है, जो उसका ओएलपी होता है, ये जो ब्लैक कलर, यहाँ पे ब्लैक कलर का स्विच होता है, इसे ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अगर हमारे मोटर के ऊपर अगर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये क्या करता है, इसकी जो मेन सप्लाई होती है उसको काट देता है। उसको काटने से क्या होता है, मोटर को फिर वहाँ पे जो विद्युत धारा नहीं मिल पाती है, तो हमारी मिक्सी बंद हो जाती है, और इससे हमारा जो मोटर होता है ना वो जलता नहीं है, वरना तो ऐसे डायरेक्ट अगर लोड पड़ता है और विद्युत धारा भी आती है तो मोटर जल जाती है, ठीक है। तो ये हमारे जो मोटर के प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कार्य करता है, ठीक है। ये सेटअप हो जाता है, ये मिक्सर यूनिट को जलने से बचाता है, मैंने जैसे आपको बताया। इसके अतिरिक्त ये मिक्सर ग्राइंडर के बेस यूनिट इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर के जीवन को भी बढ़ाता है, ठीक है। हम जीवन को बढ़ाएगा ना, क्योंकि बार ये विद्युत धारा को बंद कर देता है, अगर ज़्यादा लोड पड़ता है तो मोटर जल नहीं पाती है, ठीक है। और ओएलपी बटन यूनिट के निचले भाग में स्थित जो ये वाली पूरी जो मेन सिस्टम होता है ना इसके भी अंदर, तो वो उसको यूनिट कहते हैं, पूरे सिस्टम को, मोटर हो गई और रेगुलेटर हो गया, उसकी जो कोड होगी उसको पूरी को यूनिट कहते हैं, बस जार वार ये अलग होते हैं, ठीक है। एक चित्र 3.25 में एक मिक्सर ग्राइंडर के ओवरलोड प्रोटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक लाल रंग का पुश बटन दिखाया गया है। पुश बटन यानी उसको दबा के हम दबाते हैं तो वो मतलब अंदर चला जाता है और उससे हमारे मिक्सर वापस चालू होता है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे जो मोटर जलने की स्थिति में आती है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर उसकी ऑटोमेटिक ठंडा होता है, फिर अपन बोले कितने चलाने की कोशिश करें नहीं चलता है, और जैसे ठंडा हो गया फिर अपन बटन दबाते हैं तो ये चलने लग जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करें, प्रोटेक्टर बटन के संचालन का प्रदर्शन। अब ओवरलोड प्रोटेक्टर बटन है ना, इसका संचालन यानी ऐसे चलता कैसे, इसका प्रदर्शन अभी देखेंगे, ठीक है। एक जार ले लेते हैं, खोले इसको, सामग्री भर दे और जार पर ढक्कन लगा दे, ठीक है। चलो आगे चलें। और पावर कोड और पावर सॉकेट से कनेक्ट करें, पावर कोड को इसे पावर सॉकेट में लगा दिए, ठीक है। बेस से जार पर भरा हुआ जार रखे और फिक्स करें। बेस जार पर, ये बेस है ना, इस जार पर भरा हुआ जार फिक्स करते हैं, ठीक। अपने हाथ को ढक्कन पर रखें, अपने हाथ को ढक्कन पर रख दिया और ढक्कन को दबा रहे हैं, और बेस यूनिट पर रेगुलेटर स्विच का उपयोग करके मिक्सर ग्राइंडर चालू करें। अब रेगुलेटर स्विच है, इसका उपयोग करके मिक्सर ग्राइंडर को हमको चालू करना है।
ठीक है। जैसे ही हम मिक्सर ग्राइंडर को चालू करते हैं, ये अतिरिक्त लोड के कारण बंद हो जाता है। अतिरिक्त लोड, इसमें फुल भर दिया हमने तो ये अतिरिक्त लोड के कारण बंद हो जाएगा ना, तो मिक्सर ग्राइंडर को तुरंत बंद कर दिया। अब ये ऑटोमेटिक बंद हो गया, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे स्विच को भी तुरंत हमको बंद कर देना है। ठीक है। मोटर के ठंडा होने का प्रतीक्षा, अब ये जितनी देर मोटर ठंडा होती है उसकी प्रतीक्षा करनी है। अगर हम चलाना चाहेंगे तो भी ये नहीं चलेगा। ठीक है। 20 मिनट से जार को अनलॉक करें, जो जार को अनलॉक कर दिया, सामग्री को कम कर दे, फिर देखते हैं फिर आगे क्या करना है। अब 20 मिनट उल्टा करें, जो इसको ना, जो हमारी मिक्सी देखो यहाँ पे ये सीधी पड़ी, यहाँ पे सीधी पड़ी। अब इसको क्या करते हैं हम, उल्टा करते हैं। उल्टा करेंगे तो इसको जो ये होती है ना, इसकी लास्ट पूरी प्लेट, नीचे की प्लेट, इसको हाउसिंग कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसके देखो ये ऑल पे बटन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। ये ऑल पे बटन है, ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच। ठीक है। इसको क्या करना है, ओवरलोड प्रोटेक्शन बटन दबाया, अब इसको दबाना है हमारे को। फिर क्या करें, फिर पुनः आरंभ करें, फिर अपन मिक्सी को चला सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, मिक्सी की सफाई कैसे करनी है हम वो देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले गंदा जार ले, ढक्कन खोले उसका, हल्के साबुन का पानी में डाले और ढक्कन को बंद कर दे। बंद कर दिया, हल्का पानी के साबुन का पानी डाला उसके हल्का। ठीक है। देखो यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये जार लिया गंदा, ये देखो इतना गंदा जार, और इसमें साबुन का पानी डाला और यहाँ पे बंद कर दिया इसको। अब क्या करें, 20 मिनट पर जार को रखे और फिक्स करें। 20 मिनट पर जार को रखा, फिक्स किया, और सॉफ्ट सॉकेट में पावर कोड प्लग लगाए। ठीक है। सॉकेट में हमने पावर कोड प्लग लगाया और 20 यूनिट को स्पीड रेगुलेटर का उपयोग करके 2-3 सेकंड के लिए मिक्सर ग्राइंडर को चालू करें। अब उसको जो जार को हम इसके ऊपर सेट करके फिर इसको चालू करेंगे तो जो पानी होगा उससे गंदगी निकल जाएगी। ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर 20 मिनट से जार को अनलॉक करें। अब जार को अनलॉक करते हैं अपन। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जार का ढक्कन खोले और एक जार के अंदर मौजूद साबुन के पानी को बाहर निकाले। अब जार का ढक्कन खोले, जो साबुन का पानी था उसको हम बाहर निकालना है अपन को। ठीक है। बाहर निकल के करना है, मीठे पानी का नल, जो हमारे मीठे पानी का नल है ना, मतलब कोई सा ही पानी हो लेकिन साफ होना चाहिए, जार को धो ले, उससे हम अच्छे से जार को धो लेना। ठीक है। ऊंची सफाई ये उल्टा रखे। अब ऊंची सफाई के बाद हमको क्या करना है, उसको उल्टा रख देना, जिससे पानी सारा उसका नीचे आ जाए और सूख जाए। ठीक है। मुलायम कपड़े से उसको साफ करना है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करता है, 20 यूनिट की सफाई, हमने जार की सफाई तो सीख लिया। 20 यूनिट जो ये 20 यूनिट होती है, इसकी सफाई कैसे करें, जो ये पूरी होती है ना, इसको 20 यूनिट कहते हैं। ठीक है। गंदी 20 यूनिट ले, ठीक है, ले ली, अनप्लग करे यहाँ से, जो इसको निकाल दे बाहर, इसको अनप्लग कर दे। ठीक है। अनप्लग करने के बाद क्या करें, जार को अनलॉक करे, जार को भी हटा दे। ठीक है। मुलायम साफ कपड़ा ले और अच्छी तरह से साफ करे। इसमें पानी वानी नहीं लगाते, क्योंकि इसके अंदर मोटर होती है, जलने की संभावना अधिकतर बनी रहती है। ठीक है। पानी में न डुबोए। ठीक है। ये क्या करें, पानी में न डुबोए, और मोटर और अन्य अन्य क्या कहते हैं हिस्सों को नुकसान होगा, या पानी में अगर पानी में डुबोएंगे हम इसको तो मोटर में और अन्य हिस्सों में नुकसान हो जाएगा। ठीक है। देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने सही कर दिया इसको। अब ब्लेड की सफाई, हमने जार की सफाई कर ली, 20 यूनिट की सफाई कर ली। अब जो इसके अंदर की ब्लेड होती है, देखो ब्लेड, इसकी सफाई कैसे करें, तो इसकी सफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक जार लेते हैं। सबसे पहले जार को उल्टा करते हैं ना, उल्टा करके फिर जार के तल पर, जो जार का तल है ये नीचे, ये देखो ऊपर तल है, इस तल पर पेज का निरीक्षण करें। पेज, इसके अंदर एक पेज होता है, उसका निरीक्षण करें। जार के तल पर पेज के आकार के अनुसार एक उपयुक्त आकार का पेज कस ले। अब जिसके अंदर पेज है, जिस प्रकार का पेज है उसी प्रकार की हमको एक पेज कस लेना है। फिर पेज को ढीला करें, जो उसका अंदर का पेज है उसको हमको घुमाकर ढीला करना है। ठीक है। ब्लेड असेंबली को अलग करें, जो ब्लेड इसमें लगी हुई है उसको अलग करेंगे। इसमें सीलिंग रिंग और ब्लेड शामिल है, मतलब सीलिंग रिंग और ब्लेड दोनों मिलकर क्या बनाता है, ब्लेड असेंबलिंग बनाता है। ठीक है। दोनों मिलकर ब्लेड असेंबलिंग बनाता है, तो दोनों को हमको अलग करना है। ये तो हमारी सीलिंग रिंग हो गई और ये हमारी ब्लेड हो गई। ठीक है। ये दोनों को क्या कहते हैं, ब्लेड असेंबली। ठीक है। आगे चलते हैं। ब्लेड को पानी में साफ करें। ब्लेड को अच्छे से आराम से पानी में साफ करें, क्योंकि इसकी धार होती है तो हम हमारी चोट भी लग सकती है। ठीक है। पूरी तरह से सूखने दे, आराम से सूखने दे इसको। पेचकस का उपयोग करके जार से इसको वापस फिक्स कर दे, जार में इसको वापस फिक्स कर देना। ठीक है। जो हमारी गतिविधि 4 है ये हमारी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल ऐसा वाला दे रखा है जो हमारे नहीं आता है। मैंने बहुत सारे पेपर को पढ़ा है और मेरे को पूरा यकीन ये नहीं आएगा। ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा मत पढ़ना। और गतिविधि 5 भी हमारी नहीं आएगी। तो डायरेक्ट हम चलते हैं जूसर क्या होता है, अब देखते हैं। जूसर आमतौर पर कई रसोइयों में इस्तेमाल होने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसका इस्तेमाल फल, जार और सब्जियों का रस निकालने के लिए किया जाता है। यह फल और सब्जियों क्रश किया जाता है। ठीक है। और काटने के काम आता है। फिर फिल्टर का उपयोग करके रस निकाला जाता है। इसका फिल्टर पल्प यानी गुद्दे को तरल सामग्री से अलग करता है। ठीक है। आम घर में उपयोग होने वाला एक विशेष जूसर को चित्र में दिखाया गया है। आम घर में जो मिक्सर जो हम यूज करते हैं वो ऐसा जूसर हम देख सकते हैं। ठीक है। इसके ऊपर का क्या होता है, इसको फेडर कहते हैं। ठीक है। और ये 20 यूनिट होती है, और ये जूस कप होता है, और ये पल्प कप होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। जूसर के प्रकार, जूसर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल, से प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल जूसर। ठीक है। फिर क्या मेस्टिकिंग जूसर। ठीक है। और फिर क्या साडूस जूसर या स्टीमर। अब इसको हमको याद कैसे करना है, सेमेसा, जैसे समोसा कहते हैं ना, बस समोसा नहीं कहना हमको, सेमेसा कहना है। से सेंट्रीफ्यूगल जूसर, और मैं से मेस्केटिंग जूसर, और सा से साडूस जूसर। ठीक है। या उसको रिमर जूसर भी हम कहते हैं। तो आगे चलते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल जूसर क्या होता है, ये एक सामान्य जूसर है जो बाजार में उपलब्ध है। इस प्रकार के जूसर बिजली से चलने वाले होते हैं। फलों और सब्जियों को इसमें फिट ट्यूब के माध्यम से डाला जाता है। इसके फिट ट्यूब जो हमें ऊपर से दबाते हैं ना, उसको हम फिट ट्यूब कहते हैं। आप सबने देखा होगा, जो जूसर होता है हमारे, उसके अंदर कोई फल डालते हैं तो ऐसा होता है, उसको अंदर दबाते हैं, जिसके कारण वो जो हमारे फल होते हैं उसके अंदर चले जाए। ठीक है। स्पिनिंग ब्लेड होती है, इसमें ब्लेड द्वारा छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर चेंबर में ले जाया जाता है। जो बीच का हिस्सा होता है इसको चेंबर कहते हैं। ठीक है। चेंबर में ले जाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पल्प से रस को अलग करता है। फिर पल्प को मैश द्वारा एकत्र किया जाता है। ठीक है। और फिर पल्प कप में लाया जाता है, कप में आ जाता है पल्प, और जबकि सूट के माध्यम से नीचे प्रवाहित होता है। फिर इसे जूस के रूप के द्वारा एकत्र किया जाता है। फिर एक जूस कप होता है इसका, तो उसके द्वारा देखो ये जूस कप है, और ये हमारे पल्प कंटेनर, ये पल्प कप है, और ये हमारे 20 यूनिट है, और ये हमारे सेफ्टी क्लैंप है इसका, और ये स्प्रेटर है, और फिल्टर है। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, जिसके कारण ये जो हमारे जो पल्प है वो अलग रह जाए। ठीक है। और ये फेडर ट्यूब है, इसके अंदर फल डाला जाता है। फेडर यानी इसको दबाया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर फल आराम से चले जाए। ठीक है। अब है
मेस्टिकेटिंग जूसर, ठीक है इसको मेस्टिकेटिंग जूसर, ठीक है। यह आम जूसर में से एक है जो बाजार में उपलब्ध है। इस प्रकार के जूसर बिजली से चलने वाले होते हैं। इन जूसर में फल का रस निकालने और इसका रस निचोड़ने के लिए एक घूमने वाला ओगर बर्मा ओगर एक घूमने वाला ओगर होता है, उसको क्या कहते हैं, बर्मा बर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्मा कहते हैं, ठीक है। इन जूसर को कोल्ड जूसर के रूप में भी जाना जाता है। इन जूसर को मेस्टिकेटिंग जूसर को कोल्ड जूसर भी हम कहते हैं, क्योंकि इनकी गुणन गति यानी आरपीएम रोटेशन प्रति मिनट, आरपीएम यानी क्या होता है, मैंने पहले आपको पढ़ा दिया, रोटेशन प्रति मिनट है। सेंट्रीफ्यूगल जूसर की तुलना में बहुत कम होती है। जो आरपीएम होती है सेंट्रीफ्यूगल जूसर होता है ना, ये वाला जूसर की तुलना में इसके जो आरपीएम होती है बहुत कम होती है, बहुत धीरे चलता है, ठीक है। इसलिए ये सेंट्रीफ्यूगल जूसर द्वारा उत्पन्न होने वाली गर्मी की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करता है। नतीजा इन जूसर द्वारा तैयार रस का उत्पादन लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। अब देखो ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ये इसकी गति बहुत धीरे होती है, ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे रस जो भी हमने बताया उसके जो जीवन संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो पहले ही खराब नहीं हो जाता है। इसलिए इसको कोल्ड जूसर कहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम ठंडा रखेंगे तो वो खराब नहीं होता है, और ये गर्मी भी उत्पन्न नहीं करता, ये थोड़ा ठंडा रखता है, इसलिए कोल्ड जूसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब साइट्रस जूसर क्या होता है, साइट्रस जूसर ये बाजार में आम जूसर में से एक है। इन रसों को मैनुअल रूप से संचालित किया जाता है, मैनुअल यानी अपने हाथों से इसको संचालित करते हैं, ठीक है। इनमें फलों या सब्जियों से रस निकालने के लिए यांत्रिक बल यानी अपने द्वारा लगाया गया बल यांत्रिक बल है ना, इसमें उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा लगाए बल को अधिकतम करने के लिए कई स्तर का उपयोग किया जाता है, यानी इसको अपने बल को अधिकतर यानी और ज़्यादा करने के लिए इसमें बहुत सारे स्तर यानी गेयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रस जाली फिल्टर से गुजरता है, रस है ना जाली फिल्टर से गुजरता है, जिससे उसका पल्प अलग हो जाता है जो, और फिर इसे एकत्र किया जाता है, जो जूस अलग हो जाता है, पल्प अलग हो जाता है, फिर बाद में इसको एकत्र कर लिया जाता है। देखो ये हैंड, इसको लीवर कहते हैं, जिसको दबाते हैं हम, और ये स्टैंड है, और ये मेस फिल्टर है, जो इसके ऊपर हम कोई भी फ्रूट रखते हैं। फिर जो ये जूस बाउल है इसके नीचे ये बाउल है, इसके नीचे होता है, ठीक है। और जो ऊपर वाली ये है ना, इसको दबाने से हमारा जूस निकल जाता है, ठीक है। जूसर के हिस्से वैसे ये जो हमारे जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, ये लीवर ऐसे नहीं आते, ठीक है। हमारे को जो प्रिंटिंग लिखा हुआ यहाँ पे ये वही आएंगे, ठीक है। आगे क्या है, जूसर के हिस्से, जूसर के कौन कौन से हिस्से होते हैं, प्लंजर होता है, होपर होता है, ड्रम ढक्कन होता है, जूसिंग स्क्रू होता है, रोटेशन वाइपर होता है, स्ट्रेन होता है, बेस यूनिट होता है, पल्प कप होता है, जूस कप होता है। अब आप घबरा गए होंगे इतने को कैसे याद करेंगे, है ना। तो मैंने इसकी ट्रिक निकाली है, पहाड़ जो रोसबे पर यानी पदार्थ जो रस्ते पर, मतलब अपन समझ सकते हैं पदार्थ जो रस्ते पर लेनी है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग वाली है ना। अपन पदार्थ जो रस्ते पर हम ऐसे याद करेंगे तो हमको क्या याद रहेगा, पहाड़ जो रोसबे पर, पहाड़ जो रोसबे पर, पहाड़ जो रोसबे पर। अब पर केवल आधा पर क्या मतलब हमको याद रहेगा, हाँ भाई प्लंजर होता है, और हाँ हो पे क्या आ जाएगा, हमको लगेगा यहाँ होपर होता है, और ड्रे से ड्रम ढक्कन होता है, जू से जूसिंग स्क्रू होता है, और रो से रोटेशन पाइपर होता है, और इस आधे से क्या होता है, स्ट्रेनर होता है, और बे से क्या होता है, बेस यूनिट होता है, और प से क्या होता है, पल्प कप होता है, और र से जो हमारे जो रस कप भी हम कह सकते हैं, या जूस कप भी हमको कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे प्लंजर, ये क्या करते हैं, फ्लोर सब्जियों को ड्रम में ढक्कन में धकेलने के लिए काम किया जाता है, जिसका ये प्लंजर, इसको प्लंजर कहते हैं। ये हम क्या कहते हैं, जो हमारे जूसर के जैसे ये ढक्कन है, इसको क्या है, इसको इससे दबा के हम जो हमारे जो कोई भी फल फ्रूट है उसको दबाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। होपर क्या होता है, फनल के आकार का होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये फनल के आकार का होता है का उपकरण, जिसका उपयोग बड़े बीकर से सामग्री को एक साथ छोटी ट्यूब में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी इतना बड़ा हमने बना लिया, अब तो इतने बड़े में तो हमारे को फल तो हमारे इतने से भी जा रहे हैं, तो इसको ढकने के लिए क्या करेंगे, तो हम ऐसी चीज़ का इसका उपयोग करेंगे, इसको ऊपर लगा देंगे, तो हम केवल इसमें फ्रूट डालेंगे और इस पर प्रेशर डाल के और इसके अंदर हमें जो हमारे फ्रूट को जो अंदर डाल देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, जूसिंग बाउल। जूसिंग बाउल ये क्या है, फल और सब्जी को शामिल करने के लिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर जो फल और सब्जी को शामिल करता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है जूसिंग स्क्रू। जूसिंग स्क्रू देखो, ये सबसे मेन तो ये चीज़ है, जूसिंग स्क्रू क्या है, जूसिंग स्क्रू या स्ट्रेनर में होता है, यानी ये स्ट्रेनर है ना, इसके अंदर ये होता है, ठीक है, ये स्ट्रेनर के अंदर ये होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये ड्रम को के ढक्कन के अंदर फिट किया जाता है, जो ड्रम के ढक्कन है ना, ड्रम के ढक्कन, ये ड्रम है ना, इसका जो ढक्कन है, ऊपर वाला जो ढक्कन होता है उसके अंदर ये फिट किया जाता है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया, इसका उपयोग इन फलदार सब्जियों को क्रश करने के लिए किया जाता है, जिन्हें ड्रम के ढक्कन में फिट किया जाता है। जैसे ड्रम के ढक्कन में हमको किसी चीज़ को डाल रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, जिसको क्रश करने के लिए उसको बिल्कुल निचोड़ कर रस निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। रोटेशन वाइपर क्या होता है, ये स्ट्रेनर को पकड़ने के लिए होता है, जो स्ट्रेनर होता है हमारा, स्ट्रेनर मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेनर आगे स्ट्रेनर मतलब जिसकी नीचे वाली बॉडी होती है इसको स्ट्रेनर कहते हैं, ठीक है। इसको पकड़ने के लिए हमारे क्या होता है, ये रोटेशन वाइपर होता है, ठीक है। रोटेशन वाइपर स्ट्रेनर को पकड़ने, आप तो याद रखना बस, स्ट्रेनर को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यह एक फिल्टर का काम करता है, ये किसका काम करता है, फिल्टर का काम करता है, ये ठोस पदार्थ। स्ट्रेनर क्या होता है, देखो ये स्ट्रेनर है, ठीक है। इस स्ट्रेनर को पकड़ने के लिए हमारे को इसका उपयोग करते हैं, ये देखो रोटेशन वाइपर का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तरल पदार्थ से अलग करता है, ये क्या करता है, जो हमारे रस को अलग करता है, और तरल और जो हमारे गोदी बन जाती है उसको ये अलग करता है, ठीक है। ये बेस यूनिट है जिसके अंदर आंतरिक घटकों को कवर, जो इसकी जो बाहरी मेटेलिक बॉडी ना, इसके आंतरिक घटकों यानी मोटर को, रेगुलेटर को, ऑयल पे स्विच को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आगे क्या है, पल्प के क्या है, फलों और सब्जियों गुदे को इकट्ठा करना, जो हमारे पल्प में तो हम पल्प इकट्ठा करेंगे, वो बेस यूनिट, ये बेस यूनिट हो गई। और हमारे यहाँ पे आगे बताऊंगा मैं, जूस कप होता है, पल्प कप में क्या करेंगे, जो हमारे जो वेस्टेज आएगा तो इसमें हम पल्प कप में इकट्ठा करेंगे, ठीक है, फलों और सब्जियों का वेस्टेज, ठीक है। अब जूस कप क्या होता है, रस को इकट्ठा, ये जूस कप है, इसके अंदर रस को हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम असेंबल कैसे करना है, जो हमारे जूसर को उसको असेंबल कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम जूसर की बेस यूनिट ले, 10 वाले बेस यूनिट ले भैया, ले ली बेस यूनिट, ठीक है। एक बेस जूसिंग बाउल ले, जूसिंग बाउल भी ले लिया, जूसर की बेस यूनिट पर रखे, ये जूसिंग बाउल ले लिया, इसको बेस यूनिट पर रखना, ठीक है, इसलिए प्लस का निशान लगा रखा है, बेस यूनिट पर रखा, ये हमने बेस यूनिट पर रखा तो हमारी ये इसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
फिर क्या लेना है, अब जूसिंग स्क्रू लेना है। अब जूसिंग स्क्रू यानी जो फल और सब्जियों को क्रश करता है उसको लेना है, फिर उसको स्ट्रेनर में डालना है, ठीक है। अब स्ट्रेनर को बाद स्ट्रेनर के जो आगे आगे क्या लगाना है हमारे मतलब देखो जूसिंग स्क्रू को स्ट्रेनर में डालना है, फिर स्ट्रेनर को रोटेशन वाइपर में डालना है, ठीक है। रोटेशन वाइपर में इसलिए डालते हैं क्योंकि आराम से जो अंदर का स्ट्रेनर है वो रोटेशन कर सके, और जो हमारी ये जो जूसिंग स्क्रू ये भी रोटेशन करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो हमारे पल्प है वो सारा पीस सकते हैं हम उसको, ठीक है। ये देखो सबको एक साथ इसमें असेंबल कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्या कहते हैं, रोटेशन हमारा वाइपर और स्ट्रेनर सेट को एक जूसिंग बाउल के अंदर रखे। अब जो हमने रोटेशन वाइपर और स्ट्रेनर के सेट को लिया है उसको हम क्या करें, जूसिंग बाउल, जो हमारा एक जूस का बाउल होता है उसके अंदर हमको रखना है, ठीक है। जैसे चित्र 3.82 में दिखाया गया है, यह जूसिंग बाउल बेस यूनिट पर फिक्स होता है। ये बेस यूनिट जो जूसिंग बाउल है ना, फिर इसी जूसिंग बाउल को भी बेस यूनिट पर हमको फिक्स करना है। फिट की गई असेंबल पर हॉपर रखें। अब देखो हॉपर क्या होता है, जो ये ऊपर का होता है ना, ये मतलब जिसके अंदर हम फल डाल सकते हैं, इसको हॉपर कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारी जूसिंग बाउल है, अब इसके ऊपर हमको क्या लगाना है, वो हॉपर लगाना है, ठीक है। इसके ढक्कन के साथ हमको हॉपर फिट करना है, ठीक है। जो ड्रम लीड होती है नीचे वाला हिस्सा होता है इसको ड्रम लीड कहते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये हॉपर है और ये वाला होता है ना, ये ड्रम लीड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर जूसिंग बाउल के इसके ऊपर हम सेट करेंगे, फिर हमारे कुछ ऐसी आकृति बनेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते तो हमारा जूसर देखो, जूस कप फिर फिट करना, जैसे हमारा जूस कप ये रहा, और फिर पल्प कप को फिट करना, पल्प कप भी ये रहा, और अब ये हमारा बन गया जूसर, ठीक है। अब हमारा जूसर उपयोग करने के लिए तैयार है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिसेंबलिंग का प्रदर्शन, हमने हमें असेंबली का प्रदर्शन तो कर दिया, अब डिसेंबलिंग का प्रदर्शन करना है। तो इसमें क्या करना है, जो गतिविधि 6 हमने देखी उसका उल्टा कर दो बस। जैसे इसका पहले सबसे पहले जूसर हटा दो, नहीं सबसे पहले हमने जैसे सबसे लास्ट में हमने पल्प कप रखा ना, सबसे पहले पल्प कप हटा दो, फिर हमने जूस कप रखा तो हम जूस कप हटा देंगे, जैसे बिल्कुल खोलते जाएंगे उसका वो वही सिस्टम इसमें दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलाने के तरीका, जो हमारे जूसर को कैसे चलाना है उसकी तरीका हम देखते हैं। फल या सब्जियों को धोए, सबसे पहले फल और सब्जियों को धो ले, पावर कोड प्लग में लगाए, जो पावर कोड है जो हमारी पिन है उसको प्लग में लगाना है हमारे को, ठीक है। जूस कप और पल्प कप स्थान पर रखे, जूस कप और पल्प कप के स्थान पे रख दिया। फिर क्या करना है, पावर बटन या स्विच करे, पावर बटन या जो हमारे जूसर पर जो स्विच होता है ये वाला, इसको स्विच करना है, ठीक है। फिर हमारे जो जूसर हमारे पीसना शुरू हो जाएगा। दिखाए गए अनुसार फल या सब्जी के टुकड़े, एक टुकड़े को डाले, फल या सब्जी के टुकड़े को डाला है, शेप डाला जैसे हमने इसमें, ठीक है। आगे क्या करते हैं हम, चलो आगे देखते हैं। अगर जूसिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद पावर बटन का उपयोग करें, पावर बटन का यानी मेन जो बटन है उसका उपयोग करके जूसर बेस यूनिट को बंद कर दे, जो बेस यूनिट हमारे उसको बंद कर देना है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। पावर बटन जो हमारे मेन स्विच होता है उसको बंद कर देना है, ठीक है। और जूसर की सफाई कैसे करनी है, उचित देखभाल की इसकी जरूरत है और ठीक से सफाई करना इसकी बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो हम कैसे, सॉरी हाँ थोड़ा इसका नीचे हम पढ़ना भूल गए, सॉरी। सफाई के संचरण, जो इसके चरण, सॉरी सफाई के चरण। अब सफाई के चरण में क्या करना, बिजली बंद कर दे सबसे पहले, यानी अनप्लग कर दे पिन को, ठीक है। इसकी जो पिन है उसको अनप्लग कर दे, डिसेंबलिंग करे, मतलब सारे इसके सामान को खोल दे। फिर इसको क्या करें, अच्छे से धोए इसको। फिर एक ब्रश ले और हल्के साबुन और छलनी के छेद को साफ करे। जो एक ब्रश लेना है और हल्के साबुन के साथ जो छलनी का छेद है, जो हमारा वो ड्राई स्वाइंग स्क्रू है, जो जिससे हमारी जो छलनी है उसको गोदे को अलग करती है, रस को अलग करता है, जो हमारे इसके अंदर छलनी लगे होता है उसको क्या करना है, एक ब्रश लेना और हल्के साबुन के साथ उस छलनी को छेद को साफ करना है, ठीक है। आगे करना है हमें मुलायम और नम कपड़ा लेना है, उससे स्वाइप करना है, उससे अच्छे से आराम से धीरे धीरे साफ करना है। भागों को साफ करके फिर क्या करना है, पूरी तरह से सूखने के लिए उसको छोड़ देना है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, मिक्सर ग्राइंडर जूसर की रिपेयरिंग। अब इसकी रिपेयरिंग कैसे करें, हमने इसका उपयोग देख लिया, सफाई प्रक्रिया देख ली, डिसेंबलिंग देख लिया, खोल के बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख दिया, लेकिन अब इसकी सफाई कैसे करनी है, सॉरी रिपेयरिंग कैसे करनी है, मैं भी थोड़ा डिस्मिस हो गया, बोल के थक गया मैं आपके लिए। चलो आगे चलते हैं। मिक्सर ग्राइंडर जूसर एक विद्युत उपकरण है, ठीक है। जो ये जूसर में मोटर होता है, ये जो ग्राइंडर मिक्सर जो भी होता है सब में मोटर होता है, ऑयल बेस होता है, और पावर इंडिकेटर होता है, और रोटरी स्विच, जिससे हम पावर को कम ज़्यादा करते हैं उसको रोटरी स्विच कहते हैं, वो होता है। इसमें इंडिकेटर होता है, जिससे हमको पता चलेगा हाँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है। मिक्सर के मुख्य भाग में से एक मोटर है, जो मोटर विद्युत ऊर्जा लेती है, जो इसमें मिक्सर में मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा लेती है, इससे एक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा जार के ब्लेड को घुमाती है, जो जार के ब्लेड को घुमाएगी, क्योंकि जो नीचे उसे गेयर लगे होते हैं, जार के भी गेयर लगे होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, तो मोटर के घूमने से क्या करते हैं, जार के ब्लेड को भी घुमाता है, ठीक है। यह जार में मौजूद सामग्री को आपस में मिलाएगी, और रोटरी स्विच विद्युत धारा को बदलता है। मतलब कंट्रोल कैसे होता है, जो हमारा जो मिक्सर द्वारा जो हमारे जो स्पीड कंट्रोल होती है वो कैसे होती है, जो रोटरी स्विच होता है विद्युत धारा का मान को बदलता है, जैसे कम भेज देता है, ज़्यादा देर से घूमेगी, कम भेजेगा तो कम तेज से घूमेगी, ठीक है। जिससे बेस यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक मोटर को वितरित किया जाता है। अब ये जो करंट कम ज़्यादा बना रहा है ना, तो ये करंट कहाँ पे जाएगा, बेस यूनिट में जाएगा हमारे, यानी मोटर के अंदर जाएगा ये। इस प्रकार बैटरी की गति को नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है। अब इस प्रकार बैटरी की गति, यानी जो अंदर का बीटर है हमारा, जो मेन हमारे जार के अंदर सिस्टम है, पूरे के सिस्टम को हमारे को बीटर कहते हैं ना, उसको घूमने में इसमें सहायता मिलेगी। चलो आगे चलते हैं। समस्याएं और उसके समाधान। अब हमने देखने की जो क्या क्या समस्याएं इसमें हो सकती है और इसका समाधान क्या क्या है अभी हम देखेंगे। यदि बेस यूनिट होने में विफल चले, शुरू होने में विफल, अगर बेस यूनिट शुरू नहीं हो रही, यानी उसके अंदर ही मोटर चली नहीं रही, तो क्या करना है, सुनिश्चित करेगी कोड प्लग इन है, कोड इसको कोड कहते हैं, सुनिश्चित करेगी स्विच में भी लगी हुई है, मतलब सॉकेट के अंदर ये लगी हुई भी है या नहीं है, या बाहर ऐसी लटकी हुई है, ठीक है। ये सुनिश्चित करना है, क्योंकि बेस यूनिट शुरू नहीं हो रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, शुरू कहाँ से होगी, ठीक है। सुनिश्चित करेगी बिजली की आपूर्ति आ रही है या स्विच बोर्ड पर बिजली आपूर्ति संकेतक ये जांच करें। आप सुनिश्चित ये भी कर लेगी आप बिजली भी आ रही है नहीं आ रही, आपने ऐसी फालतू मतलब टेंशन ले लेगी, आप चली नहीं रही है तो बिजली भी आ रही है नहीं आ रही है, भी हमको देख लेना, ठीक है। फिर क्या करें, सुनिश्चित करेगी पावर इंडिकेटर चालू है, जो हमारी ये पावर इंडिकेटर है ना, इसको पावर इंडिकेटर देखो इसकी चालू है या नहीं है, इसको हम देखना कि पावर इंडिकेटर चालू है या नहीं है, जिससे हमको पता चलेगा बिजली आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। फिर क्या, यदि मोटर बंद हो जाए, अब हमारे जो मोटर ही बंद हो गए तो फिर हम मिक्सर कैसे जाएंगे, तो मोटर बंद हो जाए तो क्या करना है, अपन को सुनिश्चित करेगी कॉर्ड इन प्लग इन वापस सुनिश्चित करेगी इसके अंदर है या नहीं, अगर अंदर नहीं होगी कैसे चलेगी मोटर, इसको सप्लाई नहीं मिल पाएगी। स्विच ऑफ करे और जूसर को ओवर हीटिंग से ठंडा होने दो, मतलब क्या पता ओवर हीटिंग से अगर मोटर बंद हो जाती है तो इसको स्विच ऑफ कर दे, मतलब इसको बिल्कुल मेन स्विच बंद कर दे, इसको मेन स्विच होता है इसको बंद कर दे और इसको ठंडा होने दे, फिर पहले अपन जैसे पढ़ा ऑयल पे स्विच दबा के हम इसको वापस सही कर सकते हैं, ठीक है। यदि मिक्सर किसी भी गति पर कार्य नहीं करता, मतलब जो हमारी रेगुलेटर है इस पर किसी भी गति पर कार्य नहीं कर रहा, ठीक है, तो
क्या करना है हमको बेस यूनिट पर लगे हुए गति नियंत्रक यानी रोटरी स्विच को देखें। अब इसको खोल के देखना, हमारा बेस यूनिट रोटरी स्विच है ना, इसको खोल कर देखना है इसमें क्या मिस्टेक है। अगर दोस्त पाए जाते मिस्टेक है तो इसको बदल दो, बस सिंपल सी बात है। यदि मोटर में हम की आवाज़ आती है, हम ऐसे आवाज़ आती है इसमें, तो ब्लेड घूमता नहीं, मतलब इसमें जो ब्लेड है ना अंदर का वो घूम नहीं पाता है। या तो अब इसमें क्या दोष हो सकता है, तो क्या है, जांच करें कि यदि मोटर की जांच करें या दोषपूर्ण है तो प्रतिस्थापन करें, मोटर की जांच करें अगर उसमें कोई दोष पाया जाता है उसको प्रतिस्थापन यानी बदल दे, ठीक है। यदि मिक्सर की अत्यधिक कंपन हो रही मिक्सर धड़ाधड़ तो क्या करना है, यदि आवश्यक हो तो ब्लेड की जांच करें उसको बदले। ब्लेड के अगर जो ये पत्तियां होती है अगर टेढ़ी मेढ़ी मुड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा कंपन करती है मिक्सी, तो उसको क्या है ब्लेड को चेंज कर देना। यदि आवश्यक हो तो मोटर की जांच और करे और बदल दे। अगर आवश्यक हो तो मोटर की वजह से हो रहा है, अगर ब्लेड तो सही मोटर की वजह से हो रहा है तो मोटर को भी हम बदल सकते हैं और बदल देंगे, ठीक है। अब मिक्सर में शोर हो रहा है, मिक्सर में शोर हो रहा है, क्या करें, मिक्सर को बंद कर दे। सबसे पहले सामग्री को हिलाए, क्या पता सामग्री ज़्यादा होने के कारण हो रहा है, पानी डालिए इसमें थोड़ा और मिक्सर वापस शुरू करें, तुम्हारी आवाज़ गायब हो जाएगी, ठीक है। आगे देखना, यदि ओवरफ्लो होता है, मतलब इसमें ज़्यादा भरेंगे तो ओवरफ्लो होगा ना, तो उसका क्या समाधान है, अतिरिक्त तरल की जांच करें, कम करें, ज़्यादा तरल उसको कम करें और केप को अच्छी तरह से जांचे, जो केप है ना इसको अच्छी तरह से जांचे और फिट करें, फिर बाद में इसको वापस फिट कर दे। यदि जहाँ नीचे लीक होता है, मतलब जहाँ नीचे से लीक होता है, जो उसका जो घुमाने का होता है वहाँ से लीक होता है, क्या करना है अपन को, रबर पैकिंग या वोसर की जांच करें। जो हमारे रबर पैकिंग है ना तो उसकी जांच करनी है, जो वोसर यानी जो घूमता है ना उसकी जांच हमको करनी है, ठीक है। और सर्विसिंग और मरम्मत कैसी करनी है इसको हम आगे ये देखेंगे। वाहन अब क्या करते हैं हम, जैसे हम कभी वाहन खरीदते हैं निश्चित समय के बाद उसकी सेवा देने की सिफारिश, निश्चित समय के बाद हमको उसको सर्विस करनी पड़ती है। उसी तरह मिक्सर ग्राइंडर और जूसर की सर्विसिंग भी इतनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोष पाया जाता है तो मरम्मत करनी चाहिए और लगातार सर्विसिंग जीवन में और भी बेहतर बनती है। लगातार अगर हम उसकी सर्विसिंग कराते रहते हैं, उसको ठीक कराते रहते हैं तो उसका जीवन और बेहतर हो जाता है, यानी और ज़्यादा समय तक हमारे घर में वो चलती है, ठीक है। रोटरी स्विच होता है, इसमें सर्विसिंग और या मरम्मत करनी चाहिए हमेशा और निष्पादित करने के तरीके का वर्णन किया जाएगा। और जो आगे जो हमें रोटरी स्विच सभी सिस्टम के बारे में हम आगे नीचे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। गति नियंत्रण स्विच की सर्विसिंग, अब जो गति नियंत्रण यानी रोटरी स्विच की हम सर्विसिंग हम कैसे करते हैं, रोटर यानी जो रोटर करता है, जो राउंड कर सकता है उसको रोटरी स्विच कहते हैं या उसको गति नियंत्रण स्विच कहते हैं, क्योंकि वो गति को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। एक स्विच किसी मिक्सर का एक सरल या और उपयोगी घटक है। इसका उपयोग बेस यूनिट के अंदर मौजूद मोटर को शुरू करने के लिए या रोकने के लिए किया जाता है। एक गति नियंत्रण स्विच के 3 चरण होते हैं, याद रखना 3 चरण होते हैं। ये चरण मोटर की गति के 3 स्तरों को दर्शाते हैं। यदि हम गति नियंत्रण नॉब को घुमाते हैं, अब देखो जो नॉब होती है ना, जिसको घुमाने का जो हमारा मेन होता है ना उसको नॉब कहते हैं, याद रखना ये पक्का, ठीक है। जो उसको घुमाने का जो होता है हमारे को उसको नॉब कहते हैं, हम क्या कहते हैं, नॉब कहते हैं, ठीक है। तो मोटर के निम्न माध्यम से या उच्च गति के बीच एक स्तर पर आ जाएगा, या उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, मोटर की गति बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर जूसर की मोटर को बिजली की अलग अलग धारा प्रदान अंदान के बीच सॉरी मैं वापस ऊपर आ गया, धारा प्रदान करके मिक्सर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। वो कम ज़्यादा धारा प्रदान करता है और मिक्सर की गति उसमें से नियंत्रित की जा सकती है, ठीक है। बाहर से तो फुल आपने फुल करंट आ रहा है, लेकिन वो क्या करता है, कम कर देता है धारा को या ज़्यादा कर देता है, तो इसकी वजह से हमारी जो गति नियंत्रित हो पाती है मिक्सर की, ठीक है। गति नियंत्रण स्विच के संचालन की जांच करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का, अभी एक टेस्टर होता है कंटिन्यूटी टेस्टर, इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, हाँ भी चालू है या नहीं है, या हम कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं हो तो हम सीरीज का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। यदि गति नियंत्रण स्विच ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसे स्विच को बदलना है, ठीक है। स्विच को बदलेंगे, अब स्विच को बदलेंगे तो यदि मिक्सर संचालित नहीं हो रहा है तो पहले प्लग और पावर कोड की जांच करें, पहले प्लग और पावर कोड की जांच करनी है, अगर संचालित नहीं हो रहा है, ठीक है। चाहे वह ठीक से काम कर रहे हो तभी स्विच का परीक्षण करें। अब देखो वो ठीक से काम कर रहे हो फिर ही हमको स्विच का परीक्षण करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। पहले दूसरी चीज़ों को जांच कर लेना चाहिए। और रोटरी स्विच का परीक्षण कैसे करना है, रोटरी स्विच का परीक्षण करने के लिए करेंगे, पेचकस और हाउसिंग को हटा, सबसे पहले पेचकस ले और हाउसिंग जो ये ब्लैक वाली होती है ना, ये पूरी इसके पीछे लगी होती है, इसकी हाउसिंग कहते हैं, और इसको हटा दे। रोटरी स्विच के टर्मिनलों का निरीक्षण करें, जो स्विच के टर्मिनल है ना, रोटरी स्विच ये हमारा रोटरी स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, उसके स्विच के टर्मिनल यानी जो हमारे जो ये देखो पीछे थोड़े खड़े खड़े निकल रहे हैं ना, इसको हमें जो टर्मिनल कहते हैं, यानी जो आखिरी सिरा होता है, किसी भी चीज़ का आखिरी सिरा होता है, इसे हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। टर्मिनलों की जांच करें, इनकी जांच करनी है ठीक से जुड़े हुए हैं या उसमें तार वार छूट गया है, देखना ये हमको जांच करनी, ठीक है। तारों की स्थिति की चिन्हित करें, पहले हमको चिन्हित कर लेना, फिर अगर क्या पता हमने खोल दिया बाद में हम भूल जाएंगे यहाँ पे क्या इसमें सिस्टम था, क्या हम तो भूल गए, ठीक है। तो पहले हमको इसको मार्क वार के लेकर इसको चिन्हित कर देना, हाँ भी ये वाला रेड वायरस में था, ब्लैक वायरस में था, ये हमको चिन्हित कर लेना, ठीक है। आगे क्या करना है, हमको कंटिन्यूटी टेस्टर का उपयोग करना है और खराबी हो तो बदलना है, इसको चेक करना है। हर स्विच हर जो इसके ये है ना टर्मिनल, इनको हर सिरे पे कंटिन्यूटी टेस्टर को लगाकर हमको चेक करना है। अगर इसमें दोषपूर्ण पाया जाता है या खराबी है इसमें, टर्मिनल तारों को फिर से कनेक्ट करें, उसमें अगर दोषपूर्ण है तो इसको बदले, और अगर टर्मिनल अगर सही है तो टर्मिनल तारों को जो हमने तार खोले उसको वापस सही से फिट कर दे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, फ्यूज बदलना। अब इसके अंदर को हमने रोटरी स्विच बदलना सीख लिया, फ्यूज बदलना कैसे सीखते हैं। ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली के उपकरण के तारों को ओवर हीटिंग और आग पकड़ने से बचाने के लिए फ्यूज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वे क्या किससे बचाने के लिए, ओवर हीटिंग बहुत ज़्यादा हीटिंग होने से बचाने के लिए और आग लगने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। फ्यूज डिवाइस का उपयोग क्यों किया जाता है, यदि मिक्सर ग्राइंडर की मोटर काम करना बंद कर देती है तो इसका फ्यूज उड़ जाता है। अगर मोटर अगर बंद कर देती है उसमें बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, फ्यूज हमारा उड़ जाता है, ठीक है। फ्यूज मैंने आपको पहले बताया था कि ज़्यादा विद्युत द्वारा प्रभावित होने पर ये पिघल जाता है, ठीक है। चरणों में प्रतिस्थापन किया जा सकता है। अब इसको प्रतिस्थापन यानी इसको निकालना क्या करेंगे, हाउसिंग को निकालिए, हाउसिंग को निकालिए, सबसे पहले मोटर तक पहुंचे, सबसे पहले हम इस मोटर तक पहुंचना, अंदर की मोटर तक ओवरलोड स्विच को डिस्कनेक्ट करें, जो हमारी ओवरलोड स्विच लगा हुआ है यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करना है, यानी इससे हटा देना है, ठीक है। ओवरलोड स्विच का परीक्षण करें, इसको देखना है कि इसमें क्या मिस्टेक है। इसके लिए क्या करना है, कंटिन्यूटी टेस्टर का उपयोग करना है, कंटिन्यूटी टेस्टर का उपयोग करना है। और ओवरलोड बटन दबाने पर बल्ब चमकना चाहिए, जो ओवरलोड बटन दबाने, जैसे हमने ओवरलोड जो ये हमने बटन दबाया तो हमें जैसे यहाँ तो मेन सप्लाई दी थी और ये वायर है हमारे बीच का, और जो हमारी ये टेस्ट लीड, ये लीड लगा रखी है, जो ओवरलोड जो हमारा बटन है इसको दबाने पर क्या जो जोड़ दिया पूरा सर्किट इसको जोड़ दिया। अब इसको दबाने में हमारे जो बल्ब अगर चल गया तो ये हमको समझना है ये हमारा बिल्कुल सही है, अगर नहीं चलता है तो ये मतलब समझ लेना ये हमारा खराब हो गया, ठीक है। जो हमारा ओवरलोड स्विच खराब हो गया या मिक्सर खराब हो गई, ऐसे हम पता कर सकते हैं। इसको फ्यूज, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है ना, ये फ्यूज एक तरह फ्यूज का काम करता है, ठीक है। यदि बल्ब चमकता नहीं है तो ये ओवरलोड स्विच को बदले, अगर चमकता नहीं ओवरलोड स्विच खराब है तो इसको बदल दे, ठीक है।
आगे चलते हैं, पेचेस का उपयोग करके मिक्सर हाउसिंग को फिर से असेंबल करें, ओवरलोड स्विच को भी असेंबल करें, फिर हाउसिंग को भी असेंबल कर देते हैं, वापस असेंबल यानी वापस उसमें लगा देते हैं। ठीक है, अब आप मोटर को बदलने के तरीके, फ्यूज बदलना सीख लिया, राउटर स्विच बदलना सीख लिया, मोटर को कैसे बदलना है, अंदर की जो मोटर है उसको कैसे बदलेंगे, इसकी हम प्रक्रिया भी देखते हैं। हाउसिंग निकालने से सबसे पहले मोटर, ओवरलोड स्विच, रोटरी स्विच, बेस यूनिट कनेक्टिविटी का निरीक्षण करें, जो इनके सारे जो कनेक्ट करके तार इधर से उधर गिरपिट हो रखा है, सबका अच्छे से और आराम से हमको निरीक्षण यानी उसको देखना है कि कौन सा तार किसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर क्या करना है, मोटर बेस यूनिट से ओवरलोड स्विच को डिस्कनेक्ट कर दे, बेस यूनिट है उसको ओवरलोड स्विच को डिस्कनेक्ट कर दे, देखो ओवरलोड स्विच से लगा इसको डिस्कनेक्ट कर दे, यानी इसके वायर को यहाँ इसी से हटा दे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, वाइंडिंग का परीक्षण कर, जो मोटर की वाइंडिंग करके इसके अंदर कॉपर की देखो ये वाइंडिंग कॉपर का तार दिख रहा है, ये उसको वाइंडिंग कहते हैं, ये अगर इसका परीक्षण करना है यानी इसकी जांच करनी है, कंटिन्यूटी टेस्टर का उपयोग करना है। फिर क्या करना है, यदि बल्ब चमकता है तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर का बल्ब चमकता है तो क्या करना, तो किसका संदेश मिलता है कि वाइंडिंग ठीक है, हमारी वाइंडिंग अच्छे प्रकार से हमारी काम कर रही है। ठीक है, अगर बल्ब चमकता है तो ठीक है ना, और अगर दोषपूर्ण है तो इलेक्ट्रिक मोटर को बदले, अगर इसमें हमारे बल्ब नहीं चमकता है तो ये दोषपूर्ण है, यानी इसमें कुछ मिस्टेक है, वाइंडिंग जल गई होगी तो इसको बदलना है हमारे को। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर से असेंबल करना है, फिर वापस इसको दूसरी मोटर को लेके आना है और दूसरी मोटर को इसमें असेंबल कर देना, और जो हमारे हाउसिंग खुली थी सबको फिट कर देना, तो हमारी मिक्सर तैयार हो गई। अब जूसर की मरम्मत कैसे, मिक्सर की तो हमने सीख लिया, जूसर की मरम्मत कैसे करें, तो जूसर की मरम्मत के लिए इसके मरम्मत को चरणों में दर्शाया गया है। सबसे पहले क्या करना है, हमारे को जो हमारे अनप्लग है जूसर, जो जूसर की जो पिन हमारे सॉकेट में लगी हुई है उसको हमको अनप्लग करना है। ठीक है, डिटेच रिमूवल पार्ट्स, जिसके सारे पार्ट्स है उनको सबको हमें डिटेच करना है, डिटेच यानी सारों को हमको हटा देना, अलग अलग पार्ट्स में हम उसको अलग अलग पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिटेच द बेस, जो उसकी बेस यूनिट है उसको भी हम अलग करेंगे, रिमूव द इलेक्ट्रिक कोड, जो इसकी इलेक्ट्रिक कोड यानी जो हमारी लीड लगी हुई उसको भी अलग करेंगे, डिटेच मोटर फ्रॉम द हाउसिंग, जो हाउसिंग से मतलब जो नीचे का पार्ट होता है उससे मोटर को भी अलग करेंगे, रिमूव गेयर, जो उसके अंदर गेयर होते हैं जिसके कारण स्पीड कम जाता है, बहुत स्पीड बढ़ाई जा सकती है, पावर बढ़ाई जा सकती है, उसको भी हम रिमूव करेंगे। फिर क्या करेंगे, यूज मल्टीमीटर टू टेस्ट, अब हमको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर का उपयोग मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं बताया था जैसे कैसे चेक करना है उसको। ठीक है, केवल 3 चीजों के बारे में बताया था, प्रतिरोध, करंट और मैंने वोल्ट के बारे में आपको बताया था कैसे चेक करना। ठीक है, रिप्लेस द डिफेक्टिव पार्ट्स, अब इसको चेक करना है, अगर इसमें अगर कुछ खराबी है, जैसे हमारे बेस यूनिट में मोटर में खराबी तो मोटर को चेंज कर दो, ऐसे हमको चेंज करना है, और वापस सबको अगर सारे ठीक हो गए तो उसको वापस सबको वापस सेट कर देना है। ठीक है, अब गतिविधि 11, गतिविधि 11 में क्या करें, ब्लेड को सुलझाने, जाम ब्लेड अगर उसकी ब्लेड जाम है तो उसको सुलझाने की प्रक्रिया हम देखेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मिक्सर के बेस यूनिट के स्क्रू को अनलॉक करें, जो बेस यूनिट का स्क्रू सबसे पहले बेस यूनिट का स्क्रू को हम अनलॉक करेंगे। फिर क्या करेंगे, हाउसिंग को हटा देंगे, हाउसिंग को हटाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम मोटर को नट को अनलॉक करें, मोटर के नट को अनलॉक करें, जो मोटर के बीच में नट लगा मोटर को स्थिर रखने के लिए उसको हम नट को हटाएंगे ताकि कनेक्शन को नुकसान ना पहुंचे, जो इधर उधर कनेक्शन है डायरेक्ट हम खोलने डायरेक्ट निकालेंगे तो कनेक्शन नुकसान पहुंचेगा, कनेक्शन टूट जाएंगे। ठीक है, ताकि कनेक्शन को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तेल का उपयोग करें, मतलब जो इसका क्या बताइए, जाम हो रही, ब्लेड जाम हो रही है हमारी, तो क्यों जाम हो रही है, क्योंकि हमारी मोटर जाम हो रही है, तो इसका तेल का उपयोग करना है, आर्मेचर के साथ लुब्रिकेट करें, यानी उसमें तेल डाल के आराम से बिल्कुल लबालब उसको घिच पिच कर देना। ठीक है, उसको आराम से तेल लगा देना उसके मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं, तो हम इससे कुछ समय के लिए रखें, कुछ समय के लिए रख दे, फिर क्या करना, हाथ या प्लायर की मदद से इसके साफ, जो आगे इसको कहते हैं हम साफ कहते हैं, इसको घुमाना, जैसे ये अंकल जी यहाँ पे घुमा रहे थे, इसको ऐसे हमको घुमाना। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मिक्सर हाउसिंग में स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके इलेक्ट्रिक मोटर को फिर से असेंबल करें, जैसा कि चित्र में दिखाया, वापस असेंबल करना है इसको। ठीक है, फिर अब गतिविधि 12 देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक मिक्सर के विभिन्न घटकों की पहचान। अब विभिन्न घटकों की पहचान हमको क्या पता चलेगा कि ये ओएलबी स्विच है, ये रोटरी स्विच है, ये मोटर है, इसको पता लगाने के लिए हम ये क्रियाकलाप करेंगे। सॉरी, ठीक है, मिक्सर हाउसिंग को हटाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मिक्सर के पेज का उपयोग करें, एक इलेक्ट्रिक मिक्सर का पेज का हम उपयोग करेंगे। बोल के थक गया मैं तो आपको पढ़ा के। चलो आगे चलते हैं, लोड ओवरलोड स्विच, जो लोड ओवरलोड स्विच है हमारे जो ओएलपी कहते हैं, जिसको हम फिर रोटरी स्विच है, फिर मोटर है और मोटर हाउसिंग से अलग कर दे, सबको अलग करना है, सबको। ठीक है, सबको अलग करना है। तो आगे चलते हैं, फिर क्या करना है, हमारे को अलग कर दिया। ओवरलोड स्विच की पहचान करने के लिए क्या करेंगे, 2 टर्मिनल होंगे इससे। ठीक है, 2 टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, फिर क्या होगा, एक पुश बटन होगा, यानी ये पुश बटन होता है इसके, ये ओवरलोड स्विच होता है ना, जो अपने मिक्सर के सबसे नीचे वाले भाग पे ये लगा हुआ होता है। ठीक है, आगे क्या, रोटरी स्विच की पहचान करने के लिए क्या करेंगे, 5 टर्मिनल होते हैं इसके, 5, 1 2 3 4 और 5 इसके टर्मिनल होते हैं। ठीक है, 5 टर्मिनल होते हैं, विशिष्ट रोटरी, जैसा इसके आगे जो घुमाने का होता है ना उसे विशिष्ट रोटरी, ये विशिष्ट उसको नॉब कहते हैं ना, ये विशेष प्रकार का रोटरी सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर की पहचान करें। इलेक्ट्रिक मोटर की पहचान कैसे करेंगे, वाइंडिंग होती है उसमें और आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर होता है पूरा पूरा, इसको आर्मेचर कहते हैं, और वाइंडिंग होती है, और फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग यानी जो हमारी ये चीजें इसकी फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, और स्टेटर वाइंडिंग इसको स्टेटर कहते हैं, याद रखना इसको स्टेटर कहते हैं, और इसके अंदर भी वाइंडिंग होती है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग चित्र इसमें दिखाया गया है। चलो आगे चलते हैं, स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग में एक तरफ 2 टर्मिनल और दूसरी तरफ टर्मिनल होते हैं, सॉरी दूसरी तरफ 4 टर्मिनल होते हैं। स्टेटर जो हमारे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, जो हमारे मिक्सर के अंदर एक स्टेटर होता है, ऐसे पूरे मिक्सर के चारों दीवार होते हैं गोल, तो उसके अंदर ये पूरा उसके फिट होता है ना, और इसके अंदर आर्मेचर, इसके अंदर जो आर्मेचर फंसाया जाता है, इसके अंदर आर्मेचर डाला जाता है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो ये हमारा स्टेटर है इसके अंदर चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, चुंबक इसमें बहुत ज्यादा चुंबक विद्युत चुंबक उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर को एक गति प्रदान करती है, आर्मेचर के अंदर भी एक चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जो दोनों आपस में जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को धकेलते हैं। ठीक है, तो फिर इसके कारण जो हमारा आर्मेचर घूमने लग जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे स्टेटर होते हैं इसमें इधर तो जो स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग में एक तरफ स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग में है ना, एक तरफ तो हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, और जो दूसरी तरफ है हमारे कितने 4 टर्मिनल होते हैं, देखो यहाँ पे दर्शाया गया है 4 टर्मिनल है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, इंडिकेटर को पहचाने, अब इंडिकेटर को कैसे पहचाने, तो क्या करना है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं भैया, देखो ये वाला ये वाला। ठीक है, विशिष्ट पावर इंडिकेटर होता है, लाल लाइट में चलती है इंडिकेटर को, तो हम आराम से पहचान सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, फील्ड वाइंडिंग का परीक्षण, जो हमारे स्टेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग है उसका परीक्षण कैसे करना है, तो आगे देखते हैं परीक्षण कैसे करना है। मिक्सर हाउसिंग से हटा दे, उसके हाउसिंग जो हटा दे, फिर क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक मिक्सर के पेज को खोले, इलेक्ट्रिक मिक्सर है ना उसके पेज को खोले, और जैसे कि चित्र में दिखाया गया है जिसके अंदर के पेज को सबको खोल देना है। ठीक है, आगे करना है हमको एक मोटर निकाले, इसकी मोटर को निकाल लेना है। फिर आगे क्या करना है हमको, ये जांचने के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर लैंप का उपयोग करें, कंटिन्यूटी टेस्टर का लैंप का उपयोग करना है हमको, उपयोग करके क्या मोटर की वाइंडिंग कम है या कुछ समस्या है, या मोटर की वाइंडिंग कम है या इसमें बिल्कुल खराब हो गई, कुछ समस्या है इसमें। ठीक है, 2 बिंदुओं का पालन करें, इसके लिए 2 बिंदुओं का हमको पालन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले क्या है कि बल्ब की पूरी तीव्रता के साथ चालू हो जाए। कंटिन्यूटी टेस्टर में क्या
चेक करना है कि हमको बल्ब क्या है ना पूरी तीव्रता के साथ चालू हो जाए, कंटिन्यूटी टेस्टर का बल्ब पूरी तीव्रता के साथ चालू हो जाए, ठीक है। तो हमको कि जो मोटर वाइंडिंग को कम करता है, मतलब जो मोटर की वाइंडिंग है ना उसको कम होता हुआ दर्शाता है हमारे को, ठीक है। और ख में क्या, ख जो हम कंटिन्यूटी टेस्टर लैंप में ख बल्ब ऑफ हो जाए, ऑफ है, जो परिभाषित करता है कि मोटर वाइंडिंग खुला है। अगर सेकंड वाला जो ख बल्ब है अगर ये ऑफ है तो ये परिभाषित करेगा कि मोटर वाइंडिंग जो उसकी वाइंडिंग है वो खुल गई है, जो उसके बीच का कनेक्शन है वो टूट गया है ना। अगर बल्ब तीव्रता से के साथ चालू हो जाएगा तो क्या समझेंगे वाइंडिंग कम है लेकिन वो अच्छी प्रकार से चल रहा है, ठीक है। गति नियंत्रण टर्मिनलों को अलग करें। फिर मोटर के विभिन्न गति नियंत्रक, जो गति नियंत्रक यानी जो हमारे जो रोटरी स्विच के अंदर लगे हुए सारे टर्मिनल को हमको अलग करना है, जो नहीं तार के छोरों को ना हमको अलग करना है, ठीक है। स्टेटर वाइंडिंग का परीक्षण करें, जो स्टेटर की वाइंडिंग है, जो हमारी स्टेटर की है वाइंडिंग, इसके अंदर स्टेटर है या तो मोटर का डिजाइन दे रखा है, इसके अंदर स्टेटर होती है, इसकी वाइंडिंग ये रहा स्टेटर, इसकी वाइंडिंग का परीक्षण करने की वाइंडिंग सही है या नहीं है, टूट गई इसकी वाइंडिंग, ठीक है। दो प्रकार की वाइंडिंग होती है स्टेटर में, फील्ड वाइंडिंग और क्या होती है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। मोटर की गति को नियंत्रित करती है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है मोटर की गति को नियंत्रित करती है। जो हमारे फील्ड सारे जो चार टर्मिनल आ रहे हैं ना ये सारे हमारे रोटरी स्विच आ रहे हैं ना, जो रोटरी स्विच आ रहे हैं तो ये क्या करेंगे, जो विद्युत धारा कम ज्यादा करते हैं, ये क्या करते, जो पूरा हमारा स्टेटर है ना इसकी फील्ड जो हमारी फील्ड टर्मिनल फील्ड वाइंडिंग होती है, जो क्या मोटर की गति को नियंत्रित करती है, जो आर्मेचर की गति होती है इसको नियंत्रित करती है, ठीक है। एक विद्युत मोटर की फील्ड वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग के टर्मिनलों के चित्र में 3.145 में दिखाया गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे चित्र 3.145 में दिखाया गया है। मेरे से थोड़ी बोलने में गलती हो जाए तो समझ सकते हो आप, मैं बहुत मतलब इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ। और कल मैं वीडियो इसलिए डाल सका क्योंकि मेरे जो बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई थी, देख लो अभी भी आज मेरे मोबाइल में केवल 1% बैटरी है, और जाने क्या इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो ये 1% से ज़्यादा नहीं हो पा रही है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आगे चलते हैं। अब फील्ड वाइंडिंग के इन टर्मिनलों के लिए रोटरी स्विच को कनेक्ट करें। अब इनको रोटरी स्विच को ना फील्ड वाइंडिंग में इसको कनेक्ट करना है, फिर गति नियंत्रित वाइंडिंग के टर्मिनलों के एक को रोटरी स्विच के बिंदु 0 से जोड़ना है, ठीक है। मैं आपको पूरा डायग्राम, इसमें कुछ मत पढ़ना, मैं आपको पूरा डायग्राम बता दूँ यहाँ से डायरेक्ट। ये हमारा आ रहा है फेस वायर, मेन फेस वायर आ रहा है, ये हमारा न्यूट्रल वायर आ रहा है मेन, हाँ ये हमारा फेस वायर आ रहा है, ये हमारा न्यूट्रल वायर आ रहा है। फेस वायर क्या करना है हमारे को, सबसे पहले ऑल लोड स्विच से फेस वायर का जो हमारा कनेक्शन होता है सबसे पहले ऑल लोड स्विच से होकर ये गुजरता है, यानी ओएलपी से होकर गुजरता है, ठीक है। फिर क्या करता है ये इंडिकेटर में जाता है, इंडिकेटर यानी हमारा लाइट लगी उसके अंदर से जाता है, फिर जाता है हमारे रोटरी स्विच के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे रोटरी सिस्टम होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जो हमारे रोटरी स्विच, ये देखो रोटरी स्विच यहाँ पे, और स्पीड कंट्रोल टर्मिनल ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग है इसको स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। इसका स्पीड जो कंट्रोल टर्मिनल, ये सारे टर्मिनल इसके रोटरी स्विच इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है हमको, इन दोनों को शॉर्ट कर देना, जो हमारे 2 और 3, ये तो 0 है, ये 1 है, और ये 2 है और ये 3 है, जो हमारी तीसरी और दूसरी को हमको एक दूसरे को मतलब कनेक्ट कर देना है, शॉर्ट कर देना, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। फिर हमारे जो याद यहाँ पे स्टेटर, ये हमारा मेन स्टेटर आ गया, इसके पीछे की वाइंडिंग होती है, इसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ये डायग्राम याद कर लेना, ये आ सकता है, ठीक है। ये हमारे फिर इस देखो यहाँ से जो फेस सप्लाई है, यहाँ से फेस सप्लाई यहाँ पे चली गई। अब कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, कार्बन ब्रश के द्वारा आर्मेचर के साथ कनेक्ट हो जाता है और आर्मेचर को घुमाता है, इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलती है तो आर्मेचर को घुमाता है। और न्यूट्रल तो हमारे जो बहुत सिंपल चीज है, न्यूट्रल तो डायरेक्ट इसको हम दे देते हैं, न्यूट्रल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ से देकर डायरेक्ट इसको न्यूट्रल दे देते हैं। और लेकिन फेस में हमारे हम कंट्रोल फेस को करते हैं, कभी न्यूट्रल को हम कंट्रोल नहीं करते, डायरेक्ट फेस को कंट्रोल करते हैं। जो आर्मेचर होता है उसके अंदर वाइंडिंग होती है, अब इसको जैसे हम विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे, विद्युत धारा इसको हम प्रोवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये घूमने लग जाएगा आर्मेचर। इसमें यहाँ पे मतलब देखो ये वलयकार यहाँ पे हमारे वायर की रिंग बना रखी है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो हमारे आर्मेचर है उसके कारण भी चुंबकीय, आर्मेचर में भी विद्युत धारा प्रवाहित करने में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उसमें क्या होगा एक बल लगेगा और उससे जो हमारी मिक्सी है वो चलने लग जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। ये तो मैं सब आपको बता दिया, वो का सिस्टम मैंने आपको सब बता दिया यहाँ पे, ठीक। आगे चलते हैं। प्रयोग की गतिविधि 14। अब इसमें क्या करना है, असेंबलिंग का प्रदर्शन, जो इसको असेंबलिंग करते हैं उसका प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। और लोड स्विच के एक छोर के ऊपर बिजली की आपूर्ति के फेज को कनेक्ट करें। मैंने जो ऊपर समझाया ना वो कभी यहाँ पे दे रखा है, आपको यकीन हो तो पढ़ के देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो पूरा सिस्टम का भी दिखा रखा है। अब देखा संरक्षण के ऊपर, जो मिक्सर जूसर ग्राइंडर का उपयोग करना है उसके संरक्षण के ऊपर उपाय, जो उसकी रक्षा के उपाय है वो आप देखेंगे। हम ठीक से घर में रखें, जो घर में अच्छी तरह से और कहीं पे अच्छी जगह पे रखना है। उसको घर में रखने के समय कुछ बिंदुओं का विचार करें, क्या बिंदुओं का विचार करना है, सुविधाजनक ऊंचाई हो, अच्छी ऊंचाई पर रखना है, मतलब बच्चों के हाथ में नहीं आना चाहिए, समतल जगह और आराम समतल जगह से ढला उलाव नहीं होना चाहिए, दीवार से 6 इंच की दूरी पर रखना है, दीवार की 6 इंच से दूरी पर रखना है। किसको रखना है, जब मिक्सर हो बोले, जूसर हो बोले, ग्राइंडर हो, इनको ऐसे ऐसे सुविधा इनके देनी है, क्योंकि ये अगर दीवार के पास रखेंगे तो स्क्रैच आ जाएंगे, ठीक है। समतल पर नहीं रखेंगे तो गिर जाएंगे, और ऊंचाई पर नहीं रखेंगे तो बच्चे इसके हाथ लगाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आसपास पर्याप्त जगह अच्छी, मतलब सिकुड़ाई में मतलब अगर फंसाएंगे हम दे देंगे तो झाड़ भी टूट सकता है, नीचे की बॉडी भी टूट सकती है, ठीक है। गर्मी और धूप से दूर रखें, गर्मी और धूप से दूर रखें। एक्सटेंशन कोड का उपयोग न करें। एक्सटेंशन कोड यानी जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, उसके अंदर हम जैसे एक्सटेंशन बोर्ड, इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे पिन लगा सकते हैं, सारे इतने सारे सिस्टम हम चला सकते हैं। इसका उपयोग हमको नहीं करना, क्योंकि अगर इससे बहुत सारे उपयोग, अगर इससे उपयोग करेंगे तो हमारे मिक्सी को भी चला सकता है, क्योंकि इससे दूसरे उपकरण भी हम चला रहे हैं, ठीक है। सॉकेट से पावर कोड निकालिए, सॉकेट से हमको पावर कोड निकाल लेनी है, फिर इसको आराम से इसको हमको साइड में ले जाकर रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दूसरे सुरक्षा उपाय। अब सुरक्षा उपाय फिर वापस हम सुरक्षा उपाय पढ़ रहे हैं, वो क्या सुरक्षा उपाय मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे सुरक्षा उपाय क्या है, सभी निर्देश से संचालन प्रक्रिया और सुरक्षा सावधानियों को पढ़े। जो उसके अंदर एक गाइड आती है, छोटी सी गाइड आती है, उन सभी को आराम से और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। संचालन प्रक्रिया, जो संचालन की प्रक्रिया है, सुरक्षा और जो कैसे सुरक्षा करनी है, वो सावधानी क्या क्या रखनी है, उसको सबको हमको उस डायरी से पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। उपकरण को पानी में डालने। जो उपकरण है हमारा, जो गीजर है हमारा, उसको पानी में नहीं डालना है। उपयोग में नहीं होने पर साफ करने या भागों को बाहर निकालने से पहले उपकरण को अनप्लग कर देना। जो हमारे को उपयोग में नहीं आ रहा, अगर उपयोग में नहीं आ रहा तो उसको अनप्लग कर देना, बिल्कुल अनप्लग करके साइड में रख देना, ठीक है। कोड या प्लग क्षतिग्रस्त हो तो उपयोग न करें। अगर हमारे कोड, जो हमारी जो वायर लीड है, अगर वो कट रही है, कहीं से कट लग रहा है, या हमारे जो प्लग है, मेन प्लग है, उसमें कोई मिस्टेक टूट रहा है तो उसका उपयोग नहीं करना है पर, ठीक है। बाहर उपयोग करने से बचे। जो अगर हम घर से बाहर है तो उपयोग करने से हमको बचना है, मतलब ना छत पे उपयोग करना है, ना घर से बाहर उपयोग करना है, घर के अंदर उसकी सेफ्टी बनी रहती है, ठीक है। कोड को टेबल या काउंटर के किनारे से लटका दे। जो हमारी कोड है, जो लीड है, उसको टेबल या काउंटर के सारे लटका दे। सुनिश्चित करें कि उपकरण कवर सुरक्षित रूप से दबा हुआ है। जो उपकरण कवर है, यानी उसका ढक्कन है, वो आराम से सुरक्षित रूप से ढका हुआ है और चल रहा हो तो क्लेम को न हटाए।
अगर वो चल रहा है तो क्लैंप यानी जो हमारे ढक्कन है इसको नहीं हटाना है, ठीक है। बच्चों के आसपास से खुला ना रखें, जो बच्चे अगर उसे आसपास आते हैं तो उसको खुला नहीं रखना है, आराम से उसको बंद रखना है। तो हमारे गीजर कंप्लीट हो गया, जूसर कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चल रहे हैं। अब हमारे विद्युत वाटर हीटर जो हमारी, उसको हम विद्युत गीजर भी कहते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। अब इसको हम पूरा करेंगे, चलो। तो अब शुरू करते हैं हमारे विद्युत वाटर हीटर या विद्युत गीजर हम उसको कह सकते हैं, उसका सिस्टम है ना। हम अपने दिन सॉरी मान के लेना भूल गया मैं। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। इन उपकरणों का आविष्कार मानव की आवश्यकता के आधार पर किया गया है। ऐसा ही एक उपकरण गीजर है, ठीक है। गीजर पानी का वास्तविक समय हीटिंग प्रदान करता है। इसमें गीजर क्या है, पानी को हीटिंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, हीटिंग। जो प्रकृति गीजर दो प्रकार के होते हैं, या गीजर भी एक प्रकार नहीं होता है। अरे वाह, गीजर तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक गीजर होता है ना, वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। गैस गीजर भी होता है, लेकिन एक जो होता है गीजर होता है वो प्राकृतिक गीजर होता है, ये वाला अलग प्रकार है ना। और एक होता है इलेक्ट्रिक गीजर, ठीक है। ये तुलना करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों गीजर पानी को गर्म करते हैं, लेकिन प्राकृतिक गीजर के मामले में पृथ्वी की सतह के अंदर मौजूद गर्मी के कारण पृथ्वी की सतह से गर्म पानी निकलेगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक गीजर पानी गर्म करने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में हम इलेक्ट्रॉनिक गीजर की स्थापना और मरम्मत के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमें प्राकृतिक गीजर क्या होता है, जो सतह के अंदर मौजूद गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, उसकी वजह से प्राकृतिक गीजर हमारा उत्पन्न होता है। उस गर्मी के कारण हमारे पास गर्म पानी मिलता है हमारे को, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक गीजर है वो क्या करता है, विद्युत बिजली को लेकर हमारे जो गर्म यानी हीटिंग के अंदर, थर्मल पावर के अंदर वो ट्रांसलेट कर देता है। चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक गीजर क्या है। इलेक्ट्रिक गीजर वाटर हीटर या गीजर पानी को गर्म करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला है घरेलू उपकरण है। याद रखना, इलेक्ट्रिक गीजर क्या है। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर या गीजर पानी को गर्म करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला घरेलू उपकरण है। गीजर में दो पाइपों में सुसज्जित एक पानी की टंकी होती है। एक पानी की टंकी होती है, देखो है ना, एक पानी की टंकी होती है। एक ठंडे पानी की टंकी जिसे इनलेट के लिए, और दूसरी गर्म पानी की टंकी जो आउटलेट के लिए। आउटलेट, इनलेट यानी जो उसके अंदर पानी आ सके, और आउटलेट यानी उससे बाहर पानी जा सके। इनलेट यानी आ सके, आउटलेट यानी जा सके। इनलेट यानी आ सके, आउटलेट यानी जा सके, ठीक है। पानी को गर्म करने के लिए हीटिंग रोड का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होती है, एक हीटिंग रोड होती है, जिसका उपयोग करके इसके अंदर पानी को गर्म किया जाता है। हीटिंग छड़ थर्मोस्टेट से सुसज्जित होती है। एक थर्मोस्टेट होता है, बहुत छोटा सा एक डिवाइस होता है थर्मोस्टेट, जो क्या करता है, जो वो हीटिंग के टेम्परेचर को मापता है। अगर उसके उस पर एक टेम्परेचर निर्धारित होता है, जैसे उस पर से निर्धारित है 100 सेल्सियस डिग्री है ना, 100 सेल्सियस डिग्री से अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो जो मेन पावर है उस गीजर की पावर को ऑफ कर देता है। इसको कहते हैं थर्मोस्टेट, ठीक है। क्योंकि थर्मल पावर के ऊपर ये इसका सिद्धांत है, तो इसको थर्मोस्टेट कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो। थर्मोस्टेट से यह सुनिश्चित करते हैं कि पानी एक प्रीसेट तापमान से ऊपर गर्म नहीं होता है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, ये 100 सेल्सियस डिग्री से ज़्यादा तो पानी गर्म नहीं हो पाएगा, वो ज़्यादा हो गया तो बंद कर देगा, पहले बंद कर देगा। इसलिए तो हमारे गीजर में पानी गर्म होने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है गीजर, ठीक है। आमतौर पर टैंक को कुछ इंसुलेट सामग्री के साथ कवर किया जाता है। अब टैंक है हमारा, जो मान लो टैंक है, इसके बाद क्या हम एक इंसुलेट सामग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक धातु आवरण के अंदर संलग्न होता है, और इसके जो इंसुलेट सामग्री का करेंगे, फिर इसके बाद बाहर क्या करेंगे, धातु आवरण, जो धातु का आवरण है उसको भी हम सेट करेंगे। मतलब 3 प्लेटें होती है इसके अंदर। सबसे पहले टैंक होता है, फिर इंसुलिन होता है, फिर हमारे धातु की प्लेट होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गीजर का कार्य करने का सिद्धांत। गीजर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है भैया, आगे देखते हैं। गीजर विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाँ सही बात है, विद्युत ऊर्जा को तापीय यानी जो ताप उत्पन्न करती है उस वाली ऊर्जा में ये रूपांतरित करता है। हीटिंग एलिमेंट के उपयोग, इसमें हीटिंग एलिमेंट होता है, उसका उपयोग के द्वारा ये सब सिस्टम होता है, ठीक है। पहले सिर से हीटिंग एलिमेंट तब तक कार्य करता है जब तक कि ऊपरी टैंक गर्म न हो, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के हीटिंग एलिमेंट होते हैं। इसमें एक हीटिंग एलिमेंट नहीं होता, दो हीटिंग एलिमेंट होते हैं इसमें। एक तो ऊपर होता है और जो एक गीजर के नीचे होता है, ठीक है। दो प्रकार के हीटिंग एलिमेंट होते हैं जिसको पानी जल्दी से गर्म हो पाए। पहले को तो ऊपर टैंकी में होता है जो पानी को गर्म करता है ना, और फंक्शन निचले हीटिंग, दोनों के ऊपर थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ऐसे थर्मोस्टेट दोनों के ऊपर लगा होता है, उनके टेम्परेचर को मापता रहता है और ज़्यादा होने पर कट कर देता है विद्युत ऊर्जा को, ठीक है। उसके बाद फंक्शन निचले हीटिंग एलिमेंट में स्थानांतरित हो जाता है। फिर नीचे हीटिंग एलिमेंट का पानी भी इसमें फंक्शन बता रखा है। इन हीटिंग एलिमेंट का अपना थर्मोस्टेट होता है, अपना थर्मोस्टेट होता है। तो ऐसा थर्मोस्टेट हीटिंग सिस्टम को चालू और बंद करता है। हीटिंग सिस्टम को क्या करता है, चालू बंद करता है। ज़्यादा हो गया तो बंद कर देगा, कम होता है चालू कर देगा, ठीक है। तापमान को महसूस करता है, क्या करता है, तापमान को महसूस करता है। गीजर का तापमान पूर्व निर्धारित तापमान से नीचे गिर जाता है, और तापमान को महसूस करता है। और ज़्यादा तापमान है तो उसको बंद कर देगा, तापमान नीचे गिर जाएगा। कम तापमान है तो उसको चालू कर देगा, तो वो तापमान बढ़ जाएगा। अपने आप बंद हो जाता है, उसमें ऑटो सिस्टम है, अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप चालू हो जाता है, ठीक है। कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। गीजर कार्य करने का सिद्धांत दिखाया गया है, देख लिया गीजर का कार्य का सिद्धांत। गीजर में थर्मोस्टेट, हीटर, इनलेट, आउटलेट, बाहरी आवरण जैसे कई भाग हैं। देखो गीजर में कौन कौन से थर्मोस्टेट पढ़ लिया आपने। हीटर जो इसके अंदर एलिमेंट होता है, हीटर रोड होती है, उसके अंदर हीटर रोड कहते हैं उसको, ठीक है। इनलेट जिससे पानी उसमें आता है, ठंडा पानी आता है, जिसको पाइप द्वारा लेके आते हैं। आउटलेट यानी उससे ठंडा जो गर्म पानी बाहर निकलता है। और बाहरी आवरण तो पढ़ लिया हमने, कौन कौन से आवरण होते हैं। एक टैंक होता है, उसके बाहर इंसुलिन करा होता है। इंसुलिन यानी या किसी भी चीज़ का इंसुलिन हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, जिससे हीटिंग जो बाहर नहीं निकल सके। फिर उसके बाहर और धातु आवरण होता है, जिससे उस इंसुलिन की और टैंक की रक्षा कर सके, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें होती है आवरण के अंदर। चलो आगे चलते हैं। जो हमारा थर्मोस्टेट, इसका क्या कार्य, थर्मोस्टेट, ठीक है। ये तापमान एक निश्चित बिंदु होता है, तापमान के इससे ज़्यादा होता है तो उपकरण को सक्रिय करता है, उपकरण को चलाने में मदद करता है। और यानी इसे तापमान को नियंत्रित करता है। अगर ज़्यादा तापमान हो गया तो शट बंद कर देगा, ठीक है। कम तापमान है तो वापस चालू कर देगा, ये आप ऐसे समझ सकते हो। अब हीटर क्या है, हीटर एलिमेंट क्या है, पानी गर्म करता है। धातु की छड़ें होती है जो पानी को गर्म करती है, ठीक है। आगे सब पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ये बहुत ज़्यादा हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। हीटिंग एलिमेंट, इसमें हीटिंग एलिमेंट होता है, थर्मोस्टेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है हीटिंग एलिमेंट को, ठीक है। इनलेट क्या होता है, गीजर में ठंडे पानी को डालने के लिए जो पाइप होता है उसको इनलेट कहते हैं, धातु का पाइप होता है। और ये भी आउटलेट भी धातु का पाइप होता है, जो गीजर से गर्म पानी को बाहर निकालने के लिए उपयोग में किया जाता है। बाहरी केसिंग क्या होती है, बाहरी केसिंग है गीजर को बाहर की जगह से अलग करने के लिए किया जाता है। बाहरी केसिंग जो तीनों परतें बताई ना मैंने, टैंक है, फिर इंसुलिन है, फिर हमारे जो क्या है, हमारी जो धातु की जो परत चढ़ी हुई है ना, ये तीनों को हम क्या कहते हैं, तीनों को हम क्या कहते हैं भैया, बाहरी केसिंग
केसिंग के थे। समझ में आ गया ना। चलो आगे चलते हैं। ओवरफ्लो, अगर ओवरफ्लो गीजर की पानी की टंकी में अतिरिक्त पानी को छोड़ने के लिए, जब फुल पानी भर गया, ओवरफ्लो क्या होता है ये देखो, ये पाइप दिखाना, इसको ओवरफ्लो कहते हैं। अगर फुल पानी भर गया, ज्यादा पानी भर गया तो इसमें क्या करेंगे, ओवर अगर इसमें अगर पानी को बाहर नहीं निकालेंगे तो टैंक फूल जाएगा, हमारा फूट भी सकता है ना। तो गर्म पानी में प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, टरबाइन को घुमा देता है वो तो है ना। तो ओवरफ्लो पाइप लगाया जाता है इसमें, जो जिससे ना जो ज्यादा पानी भर जाए तो बाहर निकल सकता है यहाँ से, ठीक है। और ड्रेन, अब ड्रेन क्या होता है, ड्रेन सफाई के समय गीजर में पानी के टैंक को खाली करने के लिए धातु के पाइप का उपयोग किया जाता है। अभी जो हमारे को कभी सफाई करने की, गीजर को सफाई करने के लिए क्या करते हैं, ये ड्रेन देखो, यहाँ पे देखो ये पिन जैसा दिख रहा है ना, ये ड्रेन होता है। अगर सफाई करने तो यहाँ से पिन को निकाल देते हैं तो ये हमारा सारा पानी इसका बाहर निकल जाता है, ठीक है। बाहर निकल जाता है, हम इसके आराम से सफाई कर सकते हैं। और देखो मैं आपको सब बताता हूँ अभी, ये हीटिंग एलिमेंट है जो हमारे देखा हमने ऊपर, हीटिंग एलिमेंट ये वाला हीटिंग एलिमेंट है, और ये वाटर टैंक है, पूरा पानी इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। और ये भी हीटिंग एलिमेंट 2 देखो, पहला इधर लगा हुआ है, सेकंड इधर लगा हुआ है, नीचे इनके थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा होता है, थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। और एनोड इसमें हमेशा डालते हैं, एनोड रोड है इसमें हमेशा डालते हैं। और ये आउटलेट, इसमें आउटलेट पाइप लगा होता है, और ये इनलेट, यानी इससे पानी आता है, ठंडा पानी आता है, और इससे पानी बाहर निकलता है, यानी सारा पानी इसको बाहर निकालने के लिए ये आउटलेट, इससे गर्म पानी बाहर निकलता है, ठीक है। ये पाइप नीचे भी हो सकते हैं, ऐसे नीचे की साइड भी हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो ज्यादा पानी बढ़ने पे बाहर निकलता है। और आउटर केसिंग जो इसकी बाहरी परतें होती है उसका आउटर केसिंग कहते हैं। और इंसुलेटेड मटेरियल जो इसके अंदर का मटेरियल है उसको इंसुलेटेड, यानी किसी भी फाइबर सामग्री से इसको इंसुलेटेड किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। सामान्य प्लेट हीटर, अब हीटर 3 प्रकार के होते हैं भैया, कौन से, तो सामान्य प्लेट हीटर होता है, और फिर इमर्शन हीटर होता है, फिर गीजर हीटर होता है। इमर्शन हीटर देख रखा है, गीजर हीटर देख रखा है, लेकिन सामान्य प्लेट हीटर क्या होता है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है सामान्य प्लेट हीटर। आपको समझाता हूँ जल्दी। सेविंग, जो हमें सेविंग करने के लिए गर्म पानी का आवश्यकता होती है, आवश्यकता कम मात्रा में पानी गर्म करना होता है हमारे को ना। बनावट बहुत सरल होती है, जो इसकी बनावट बहुत सरल होती है और एक साथ अलग किया जा सकता है। सॉरी, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ क्या है अंदर का राज, क्या है इसका। निकल की 2 प्लेट, गोल प्लेट एक साथ मिलाकर उन्हें एक साथ अलग किया जाता है। निकल की प्लेट होता है, निकल एक धातु है निकल, जिसको एक साथ मिला के फिर उनको एक साथ अलग किया जाता है। बाहरी सतह प्लास्टिक की और गोल प्लेट से अछूती रहती है, जो बाहरी सतह होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है और गोल सतह से अलग रहती है, ठीक है। दोनों राउंड निकल प्लेट इंसुलेटर की मदद से 2 मिलीमीटर के अंतर के साथ सेट की गई है। जो दोनों राउंड निकल है ना, दोनों राउंड निकल प्लेट ना, वो दोनों इंसुलेटेड की मदद से, जिसके अंदर दोनों के बीच में इंसुलेटेड भरा हुआ है ना, तो है ना, दोनों के बीच में इंसुलेटेड भरा हुआ है, तो वो क्या है 2 मिलीमीटर के अंतर के साथ सेट की गई है। उनके दोनों के बीच में 2 मिलीमीटर का अंतर है, दोनों एक साथ चिपकी हुई नहीं है, जो हमारे प्लेट है निकल की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो ये रही, ये हमारा सामान्य प्लेट हीटर, ये रही हमारी निकल की दोनों प्लेट, ये बीच में इसके इंसुलिन चढ़ा हुआ है, और ये हमारे पीछे गोल गोल स्क्रू है, और ये हमारी ये इमर्शन रोड है, हीटर रोड है, ठीक है, जो हमारी हीट उत्पन्न करती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इमर्शन रोड तो सबने देखी होगी, ये देखो, ये देखिए ना आपने सबने, इसको देखी है, केवल कभी खोल के नहीं देखी है, इसमें क्या सिस्टम है ये नहीं देखा अभी, ये भी देखते हैं। अरे इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही मजा आता है इसमें पढ़ने को, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, और जिंदगी भर काम आता है ये, ठीक है। तो चले पानी में डूबे, इसको पानी में डूबे जाता है, इमर्शन हीटर कहते हैं इसको, ठीक है। 250 वोल्ट से लेकर 2 किलो वोल्ट तक इमर्शन वोल्ट आते हैं हमारे बाजार में, ठीक है। बॉडी धातु पदार्थ होती है, इसकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी धातु पदार्थ की होती है पूरी बॉडी, ठीक है, धातु पदार्थ की होती है। और ताप एलिमेंट तांबे से बना होता है, जो अंदर इसकी जो बाहर तो धातु बॉडी है, लेकिन इसके अंदर जो अंदर इसके अंदर एक और पाइप लगा होता है ना, वो किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर स्थापित होता है, जो कैपिलरी ट्यूब है ना, इसके अंदर स्थापित होता है, ठीक है। ट्यूब कुंडल के आकार की होती है, कुंडल आकार जैसे गोल 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 कुंडल का आकार है, ठीक है, कुंडल के आकार में विकृत है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब मैग्नीशियम ऑक्साइड से भरा होता है, इसके अंदर क्या भरा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भरा हुआ होता है। क्या क्या भरा होता है, इसमें कॉपर की जो ऐसी आकृति वाली कॉपर की रोड से भरी होती है, और इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भरा होता है, जो इंसुलेट के रूप में काम करता है। जो कॉपर के अंदर ही वो लगी हुई ना इसके अंदर, तो उसको ना जो बाहरी जो बॉडी है ना, इससे लगने से बचाता है, जिससे ना पानी में करंट ना आए, ठीक है। समझ को होंगे आप, आई होप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गीजर हीटर क्या है, मूल सिद्धांत, इसका गीजर हीटर का मूल सिद्धांत क्या है ये देखना है अपन को। इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। कितनी बार बताऊं, ये ऐसे एलिमेंट होता है इसके अंदर। गीजर मैंने वैसे आपको पहले बता दिया था, ठीक है। स्टोरेज टैंक में जमा पानी को गर्म करता है, स्टोरेज टैंक में जमा पानी को गर्म करता है, ठीक है। इसलिए लेकिन ये क्या, इसमें जो इमर्शन रोड है और इसमें अंतर है, वो हमको एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, ठीक है। इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट के संचालन की अवधि को नियंत्रित करता है। इसमें क्या होता है, जो ये गर्म पानी करते ही जाएगा, ये बंद नहीं हो सकता, इसमें थर्मोस्टेट नहीं लगा हुआ है। लेकिन हमारे भैया गीजर में क्या लगा हुआ, थर्मोस्टेट लगा हुआ, जो अगर ज्यादा पानी गर्म हो जाता है तो उसको बंद कर देगा। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये सारे गीजर के भाग दे के देखो, ये तो है हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई का तार जा रही है। और ये अपर एलिमेंट, जो हमारे अपर एलिमेंट है, यहाँ से हीटिंग एलिमेंट पर, और ये लोअर थर्मोस्टेट, सॉरी अपर थर्मोस्टेट और लोअर थर्मोस्टेट है। ये तो हमारे अपर एलिमेंट है और ये लोअर एलिमेंट है ना, और इसके थर्मोस्टेट लगा हुआ है, पीछे ब्लैक लगा हुआ है, ये बटन टाइप होता है, थर्मोस्टेट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये ड्रेन वाल्व, ये नीचे देखो यहाँ पे ड्रेन वाल्व, ये वॉल्व है ना, ये ड्रेन वाल्व है। और इंसुलेटर जो इसके बाद इंसुलेटर चढ़ा हुआ है। और डिप ट्यूब जो इसके अंदर जो डुबो जाती है उसको डिप ट्यूब कहते हैं। और एंटी कोरोजन एनोड हमेशा डालते हैं इसमें। और हॉट वाटर आउटलेट के लिए लगा हुआ है। और ओवरफ्लो पाइप के लिए लगा हुआ है। और टेम्परेचर राउंड प्रेशर परफेक्ट वाल्व, टेम्परेचर एंड प्रेशर वाल्व, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। टेम्परेचर एंड प्रेशर रिफ्लेक्ट वाल्व, हाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो इसे ये क्या होता है, जो अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है उसको टेम्परेचर को मतलब बाहर निकाल देता है, और ज़्यादा से पानी भर जाता है तो उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। और कोल्ड वाटर इसके अंदर आता है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। ये जो सामान्य गीजर हमारे बाहर से ऐसे दिखता है, समझ में आ गया ना। आगे हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, आप बस एकदम डटे रहना, ठीक है। स्थापना या संचालन और सर्विसिंग के दौरान सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्री इंस्टॉल चेकलिस्ट, हमको इसको इंस्टॉल करना है, यानी इकाई पे लगाना है तो उसको चेक करना है, क्या चेक करना है हमको देखना है वो, ठीक है। क्या चेक करना है, स्थान पानी के पाइप लेआउट वायरिंग आरेख आवश्यक उपकरण की क्रॉस चेकिंग है, समझ में आया ना। ये स्थान, सबसे पहले स्थान पानी के पाइप, ठीक है, फिर वायरिंग
फिर क्या है, आवश्यक उपकरण की क्रॉस चेकिंग है। इन तीनों चीज़ों को चेक करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले स्थान में चेक क्या करेंगे अपने, बिजली की आपूर्ति करीब तो नहीं है भैया, हमको झटके तोड़ खाने आते वक्त, ठीक है। खुले क्षेत्र में स्थापित न करें, खुले क्षेत्र में स्थापित नहीं करना है, उसका कलर उड़ जाएगा और तापमान उसका, और बाहर ज़्यादा गर्मी हो रही होगी तो और उसका तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। और ज्वलनशीलता पदार्थ के पास नहीं रखना भैया, ज्वलनशील जो जलने का पदार्थ है, इसमें अपन को संभावना है कि इसमें आग लग सकती है, तो उसके पास बिल्कुल कतई ही नहीं रखना है, ठीक है। अब क्या पानी की पाइपिंग, पानी की पाइपिंग में क्या रखना है, पाइपिंग का सिस्टम क्या रखना है, इनलेट ठंडे पानी की आपूर्ति से जुड़ा हो, ठंडे पानी की आपूर्ति से जुड़ा सुनिश्चित करना, सबको सुनिश्चित करना कि इनलेट जो है जिससे हमारा पानी ठंडा पानी आता है वो ठंडे पानी के पाइप से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, ये दूसरे पाइप से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तापमान और दबाव राहत वाल्व स्थापित होना चाहिए, तापमान और दबाव, जो उसका तापमान तो नियमित रहता ही है, लेकिन दबाव वाल्व जो ज़्यादा दबाव न डाले ऐसा वाल्व हमको इसमें लगाना है। प्लम्बिंग कनेक्शन पानी के रिसाव से मुक्त होने चाहिए, जो हमने जो सिस्टम लगाए पाइप वाइप सब कसे हैं उनमें पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनमें से पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। वाटर हीटर की छड़ पूरी तरह से गीजर के पानी के भंडारण टैंक में डूबी हुई हो, जो वाटर हीटर की छड़ है, जो हमारी जो अरे वाटर हीटर की आप नहीं समझ रहे क्या, वाटर जो पानी को गर्म करती है, जिससे हीटिंग निकलती है, यानी गर्म होती है वो जो रोड है ना, वो पानी के अंदर टैंक के अंदर ही डूबी हुई रहनी चाहिए, बाहर रहेगी तो जल जाएगी, ठीक है। अब तारों का कनेक्शन को सुनिश्चित करना, क्या करना है, तारों का कनेक्शन सॉकेट से इनपुट बिजली की आपूर्ति गीजर के वोल्टेज आवश्यकता से मेल खाना चाहिए। गीजर कितने वोल्ट का लेके 1500 वोल्ट का लेके, तो उससे 1500 वोल्ट मिलना चाहिए ना, तो सॉकेट से इनपुट बिजली आपूर्ति हो रही है वो उसके समान होना चाहिए, दोनों का मूल्य मतलब दोनों का मान समान होना चाहिए, ठीक है। वायर और सर्किट ब्रेकर का सही आकार वाट हीटर को बिजली की आपूर्ति करने के लिए उपयोग किया जाता है। उनका वायर और सर्किट ब्रेकर सही आकार का होना चाहिए, यानी कितने गेज का वायर होना चाहिए, कितना बड़ा वायर होना चाहिए। गीजर चला रहे, गीजर में ज़्यादा सप्लाई चाहिए होती है तो वायर भी हमको मोटा लगाना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सुनिश्चित करें कि गीजर को विद्युत रूप से बेस बनाया जाना चाहिए, विद्युत रूप से बेस बनाना चाहिए, ठीक है। बिजली के झटके से बचने के लिए विद्युत कनेक्शन को क्रॉस चेक करें, तो बिजली से झटके से बचने विद्युत कनेक्शन है उसको क्रॉस चेक करें। अगर बिजली से झटके से हमको बचना है कि गीजर से हमारे करंट नहीं आए, तो हमको क्या करना है, जो क्रॉस विद्युत जो हमें कनेक्शन है ना, कनेक्शन जो हमारे गीजर में कनेक्शन करें, तो उनको चेक करना है कि गलत तो नहीं कर दिया भैया, ठीक है, तो उनसे हम झटके से बच जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। आवश्यक उपकरण क्या है, स्थापना के लिए आवश्यक उपकरण, पूरा पढ़ा करो स्थापना के लिए आवश्यक उपकरण। अब इसको स्थापना के लिए आवश्यक उपकरण क्या है, सबसे पहले क्या है, थर्मोस्टेट, फिर थर्मोस्टेट स्विच, फिर डिप ट्यूब, फिर इंसुलेशन, फिर ऊपरी हीटिंग एलिमेंट, फिर कम हीटिंग एलिमेंट, फिर इनलेट ठंडे पानी के पाइप, फिर आउटलेट ठंडे पानी के पाइप, ठंडे पानी की आपूर्ति वाल्व, फिर ओवरफ्लो पाइप। ये सब गीजर में आते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया है। चलो आगे चलते हैं। स्थापना के लिए आवश्यक उपकरण, अब स्थापना करने के लिए, अब करने के लिए जो आवश्यक उपकरण है वो हम बताता हूँ। पाइप रिंच पाना चाहिए, स्पेनर चाहिए, ड्रिल मशीन और ड्रिल बिट चाहिए, हथौड़ा चाहिए, टेलीफोन टेप चाहिए, फास्टनर चाहिए, किले चाहिए, फास्टनर आप नहीं समझे, जो हमारे ऐसे दीवारों में लगाया जाता है वो चाहिए, और किले चाहिए, और स्वयं टेप करने वाला पेच चाहिए, ठीक है, स्वयं टेप करने वाला पेंच चाहिए। तो आगे देखते हैं। अब प्रदर्शन कैसे क्या करना है सबको देखते हैं, कैसे शुरू से गीजर कैसे लगाना है। देखो आप यहाँ पे नई की नई अनपेक मतलब जिसको पेक करा हुआ बिल्कुल नया का नया गीजर देख सकते हो, इसको बिल्कुल खोलेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, सब इसको बिल्कुल सेट करके हम देखेंगे। चलो सबसे पहले इसको अनपेक करेंगे। अनपेक करने के बाद क्या करेंगे, वाटर हीटर, वाल्व और उपयोगकर्ता मैनुअल है। इसमें वो क्या क्या होगा, एक तो वाटर हीटर होगा और एक वाल्व होगा और एक मैनुअल होगा। इसमें तीन चीजें आपको दिखेगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टिकर के अनुसार ड्रिल मशीन का उपयोग करके दीवारों में छेद करना है। स्टिकर के अनुसार आपको एक स्टिकर देगा जिसके अनुसार, देखो यहाँ स्टिकर दिया, इसके अनुसार ड्रिल होल, इसमें ड्रिल को होल करना दीवार के अंदर, इसके अंदर दीवार के अंदर छेद करना, ठीक है। एक नेल एंकर, जो ये पूरा एंकर होता है, ये एंकर आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, ये एक एंकर होता है जिसके अंदर छिद्रों में डाले। अब जो हमने ड्रिल से खड्डे किया इसको है ना, इसको इसमें डालना खड्डे में, ठीक है, इसमें डालना। फिर क्या करना है, स्क्रू को नेल एंकर में डाले, जो स्क्रू है इसको नेल एंकर में डालना है, ठीक है। हम इसको नेल एंकर को अपने आम भाषा में गिट्टी कहते हैं, ठीक है, और इसको स्क्रू कहते हैं, ठीक है। पेचकस के साथ इसको कस दे, इसको पेचकस के साथ इसके अंदर कसना है। तो आगे क्या करना है, वाटर हीटर ब्रैकेट को फिक्स करे, ब्रैकेट को फिक्स करे, बकेट होगा वैसे तो, इसे बकेट को फिक्स करे, इसे दीवार पर लटका दे। इसे फिर दीवार पर हमने स्क्रू कसे ना, इनके सारे इसको वाटर हीटर को लटका देना, ठीक है, आराम से लटक जाएगा। आगे करना है, आगे चलो। आगे गीजर के कनेक्शन पर टेलीफोन टेप करें, जो हमारे गीजर के जो पानी के पाइप है ना उन पर टेलीफोन टेप लगानी। कौन सी लगानी, टेफ्लॉन, सॉरी टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन टेप लगानी है, ठीक है, टेफ्लॉन टेप लगानी, याद रखना कौन सी टेप लगानी है, टेफ्लॉन टेप। आउटलेट और गीजर के इनलेट में लचीले पाइप के साथ कनेक्शन बनाए, पाइप के टूटने से बचने के लिए इसे ज़्यादा मतलब आपको पाइप तो लगाना है। देखो यहाँ पे इसके आगे नट होता है, पाइप के आगे, इसको इसे लगाना तो है लेकिन ज़्यादा नहीं कसना, क्योंकि ज़्यादा कसेंगे तो इसका नट आगे से टूट सकता है। चलो आगे चलते हैं। पावर प्लग को कनेक्ट करें, जो इसका पावर प्लग है इसको कनेक्ट ना करे, याद सही से पढ़ा करो, ना करे, कनेक्ट ना करे। गीजर के पानी के टैंक को भरे और यह सुनिश्चित करे कि वाटर हीटर के इनलेट का उपयोग करके पानी की टंकी को भरा जाए, ठीक है, पहले पानी की टंकी को भरा जाए फिर हमको पावर प्लग लगाना है, ठीक है। सॉरी ये गलती हो गई। तो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक सॉकेट में वाटर हीटर के पावर प्लग को डाले, अब चेक करेगी क्या गीजर का काम करता है। अब चेक करना है, अब डाले पावर प्लग को, आप देखना है कि अब क्या काम करता है या नहीं करता, ठीक है। देखभाल के सुझाव, अब देखभाल के सुझाव क्या है, आउटलेट की जांच की, ये बिना वाटर हीटर पर स्विच ऑन न करें। आउटलेट की जांच के बिना जो पानी का आउटलेट है, जो पानी बाहर निकलना वो सही भी है, जिससे पानी गर्म पानी बाहर निकलता है वो सही भी है नहीं है। अगर हमने चेक नहीं करा, अगर वो जाम होगा और पानी गर्म कर दिया तो पानी बाहर कहाँ से निकलेगा, और गीजर है जो हमारा फुल भर सकता है और फुल सकता है, ठीक है। उपयोग ना होने पर हीटर बंद कर देंगे, वो तो सबको पता है, उपयोग नहीं होगा तो हीटर बंद कर देंगे। और सेवा केंद्र के वाटर हीटर प्राप्त करें, सेवा केंद्र से प्राप्त करना, जो ऑनलाइन करते हैं उससे सेवा केंद्र से प्राप्त करना, ठीक है। वास्तविक स्पेयर पार्ट्स का उपयोग न करें, उपयोग करें क्या उपयोग करें, हाँ, वास्तविक स्पेयर जो इसके साथ आए, स्पेयर पार्ट जो इसके साथ जुड़ने वाले स्पेयर पार्ट्स यानी इसके साथ आए, जैसे ये पाइप वाल्व सब जो इसके साथ है उसको ही हमको उपयोग करना है। वाटर हीटर को अधिकृत सर्विसिंग सेंटर के माध्यम से साल में कम से कम एक बार साफ करवाए, साल में कम से कम एक बार साफ कराना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देर की समस्या कारण और फिर उनके निवारण देर के, तो आपको सबको ये पढ़ना, देखो गर्म पानी नहीं हो रहा है, इनकी समस्या आपको पढ़नी होगी, बहुत ईजी है, आप समझ जाओगे और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, इसलिए मैं आपको केवल एक बार बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समस्या स्थिति देर की, अगर ऐसी स्थिति में ये समस्या हमारा ये कारण है, इसका कारण क्या है समस्या, और ये हमारे उपाय है। बस जो हमारी समस्या है ना, जो समस्या है वो उसका कारण क्या है, केवल कारण
करंट डाल लो, फिर उसको बस डायरेक्ट उनका उल्टा कर दो। यानी जैसे हमारे मुख्य बिजली की आपूर्ति बंद है, पहले चेक करना गर्म पानी क्यों नहीं हो रहा, मुख्य बिजली की आपूर्ति बंद है, क्योंकि हमारी मुख्य बिजली आई नहीं रही है, तो गर्म पानी कहाँ से होगा। तो क्या करना है, मुख्य बिजली की आपूर्ति चालू करें, ठीक, बंद है तो चालू करें, बस ऐसा उल्टा करता रहना, ठीक है। और अगर कोई चीज़ खराब है तो उसको सही कर देना है, उसको नया लगा देना, ऐसा इसमें करना है। ये आपको आई होप आप पढ़ लोगे, थोड़ा जूम करके मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और वैसे हमने सबकी बुक में ये है, इसमें केवल पढ़नी है, याद करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत ईजी है ये। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, आपकी सुविधा के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम भी हमारे पास कम बचा है, ठीक है। ये हमारे इसके इतना देर इतना भी पढ़ते तो वीडियो कितनी बड़ी हो जाती है। और ये आम चीज़ है जो आप अच्छे से समझ जाओगे, मेरे को पता है ये बहुत आम चीज़ आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम अध्याय 4 कंप्लीट करेंगे। ओके लेट्स बिगिन, बाय बाय।